हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां, जो हमारी एक बुक है। ठीक है, ये लिखी गई है किसके द्वारा? डॉक्टर मनोहर लक्ष्मण घरोटे जी और डॉक्टर श्रीमंत कुमार गांगुली जी ने इसको लिखा है। ठीक है, और जो ये आपकी पीपीटी बनाई थी, ये अदिति मैम ने बनाई थी, है ना। ये इसके चैप्टर्स के नाम है, ये बस आप देख लीजिएगा खुद से, है ना। तो हमारा पहला चैप्टर है विषय प्रवेश। तो इसमें सबसे पहले क्या बताया गया है कि प्राचीन काल में अध्यापन कैसे होता था। जो हमारा पुराना समय था, उस समय के दौरान जो पढ़ाई होती थी वो कैसे की जाती थी, उसका तरीका बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले बोला गया है कि श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार प्राचीन काल में प्रश्नों के द्वारा होता था। ठीक है, और जो हमारे विद्यार्थी होते थे वो अपने गुरुजनों का आदर करते थे और उनकी सेवा करते थे। ठीक है, और क्या था, गुरु के साथ रहना ही उनको होता था, क्योंकि सभी आप सभी को पता है कि प्राचीन समय में जो हमारे शिष्य होते थे वो गुरुकुलों में ही रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, तो उनको गुरु के साथ ही वहां पर रहना होता था। और शुरुआत सबसे पहले प्रार्थना से की जाती थी, है ना। और गुरु व शिष्य साथ साथ सहाध्यन से की भावना से करते थे। और गुरु शिष्य के बीच तर्क वितर्क चर्चा वाद विवाद हुआ करते थे। ये प्राचीन समय में हमारा अध्यापन होता था। और क्या था, अधिकतर कार्य मौखिक होता था, क्योंकि उस समय क्या था कि उतनी पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती थी ना। इसलिए अधिकतर जो कार्य होता था हमारा अध्यापन का, वो मौखिक रूप से होता था। और उसके लिए क्या होता था कि हमें अच्छी पाठन व स्मृति शक्ति की आवश्यकता होती थी, है ना। क्योंकि अगर मौखिक रूप से कार्य हो रहा है तो हमारी स्मृति अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम चीजों को बहुत कह सकते हैं कि जल्दी से अपने स्मृति में रख ले और उसको बहुत लंबे समय तक याद कर सके। और जो हमारे शिष्य होते थे वो केवल विषय वस्तु से नहीं बल्कि आचार विचार से भी सीखते थे, कि उनके अध्यापकों को देख के, उनके गुरुजनों को देख के भी वो लोग सीखा करते थे। बस केवल विषय वस्तु ही एक माध्यम नहीं होता था पढ़ाई का। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें वो है कि जो शिक्षा थी वो निःशुल्क हुआ करती थी, फ्री होती थी। ठीक है, और शिष्य के दृष्टिकोण से इसमें कहा गया है कि जो हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस होती है उनके अध्ययन के लिए निरीक्षण की, प्रदर्शन की और अभ्यास की जरूरत होती है, कि कोई निरीक्षण करे उस चीज का, कोई उस चीज पर नजर रखे, प्रदर्शन हो उस चीज का और उसकी बार बार प्रैक्टिस की जाए। किसके बारे में बोल रहे हैं? प्रैक्टिकल क्लासेस के बारे में। ठीक है, और गुरु के दृष्टिकोण से क्या है कि अध्यापन हेतु त्रुटियों को सुधारना, कि जो बच्चे अगर गलतियां कर रहे हैं कहाँ पे, तो हमें अध्यापक का कर्तव्य है कि वो उस चीज को सुधारे। बच्चों की पॉजिटिव काउंसलिंग करना है। और भूल करो और सीखो का महत्व है, कि अगर भूल कर रहे हो तो उस चीज से हमें सीखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है प्राचीन शिक्षा पद्धति में और आधुनिक शिक्षा पद्धति में। प्राचीन में क्या होता था कि छात्रों की सीमित संख्या होती थी, है ना। और आधुनिक शिक्षा पद्धति में असीमित संख्या होती है। प्राचीन समय का उतना ज्यादा बंधन नहीं होता था, परंतु आधुनिक शिक्षा पद्धति में समय का बंधन जो अनिवार्य है। और आप सभी को पता है प्राचीन समय में जो छात्र होते थे वो वर्ण विशेष से संबंधित होते थे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते थे, इसमें से जो शुरू के 3 वर्ण होते थे उन्हीं को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार होता था प्राचीन समय में। ठीक है, परंतु आज के समय में ऐसा कोई भेद नहीं है। और वैचारिक गुणवत्ता का महत्व होता था प्राचीन समय में। परंतु जो आज का समय है उसमें क्या होता है, मार्क्स के आधार पर ही गुणवत्ता का आकलन किया जाता है, कि जितने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं हम सोचते हैं कि बच्चा उतना ज्यादा इंटेलिजेंट है या उतना अच्छे से सीख रहा है, या उसने जो पढ़ाया है वो सारा चीज सीखा है। और पुराने समय में क्या होता था कि उद्देश्य होता था हमारे शिक्षा का बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना। परंतु आज के समय में जो शिक्षा का उद्देश्य जो व्यवसाय से जुड़ गया है, एक शिक्षा जो हमारा एक बिजनेस बन गया है। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस प्राचीन शिक्षा पद्धति में और आधुनिक शिक्षा पद्धति में। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है योग एवं योगाभ्यास। तो इसमें यही थोड़ा इंट्रोडक्शन बोला गया है कि योग जो है बहुत प्राचीन ज्ञानानुशासन है, और ये किसकी संपत्ति है? ये भारत की महत्वपूर्ण व मूल्यवान पैतृक संपत्तियों में से एक है, क्योंकि जो योग है वो भारत की देन है सारे विश्व को। तो इसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस फैले हुए हैं, ठीक है, गलत अवधारणाएं फैली हुई है। तो वो क्या कहते हैं कि यह केवल मतलब विशेष व्यक्तियों के लिए है, सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है।
और केवल अलौकिक विचारों और चमत्कारों से संबंधित है, तो ऐसा भी नहीं है। योग रहस्यवाद, जादू टोना या विविध प्रकार के इंद्रिय दमन के समकक्ष है, कि इसमें रहस्यवाद से संबंधित है, जादू से संबंधित है या इंद्रिय दमन के समान है, ऐसा माना जाता था। ठीक है। और योग एक चिकित्सा पद्धति है जो सारे रोग ठीक कर सकती है। योग एक दर्शन है जिसमें विश्व संबंधी तात्विक सिद्धांतों का विचार किया होता है, या बस योग एक व्यायाम पद्धति मात्र है। ठीक। ये हो गए सारे मिसकंसेप्शन, जो कि गलत अवधारणाएं फैली है किसके प्रति, योग के बारे में। ठीक है। फिर इसमें हम पढ़ेंगे योग किस, जो योग शब्द है वो किससे बना है। तो योग बना है हमारा युज धातु से, है ना, जो साध्य और साधन दोनों के रूप में युक्त होता है। और जो योग शब्द का अर्थ है वो यहाँ पे समाधि लिया गया है, इस पे लिखा नहीं है पीपीटी में, बट आप लोग लिख लीजिएगा कि योग शब्द का जो अर्थ है वो समाधि लिया गया है ना। साध्य के रूप में योग व्यक्तित्व के समाकलन का भाव दर्शाता है, यानी व्यक्तित्व के इंटीग्रेशन का भाव दर्शाता है। ठीक है। और साधन के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है। फिर क्या कहते हैं कि विविध अभ्यासों को व्यवस्थित कर उन्हें एक अनुशासन का रूप दिया जाता है, तब ये योग पद्धति योग संप्रदाय कहलाती है। कि इसमें एक जैसी ही चीजें नहीं होती है, या एक जैसे ही अभ्यास नहीं होते हैं, मतलब इस पे अलग अलग प्रकार के अभ्यासों को व्यवस्थित करके ना उनको एक अनुशासन का रूप देते हैं। ठीक है। तो उदाहरण दिया गया है इसमें, जैसे हठ योग हो गया हमारा, भक्ति योग हो गया, कर्म योग आदि के अलग अलग प्रकार के अभ्यास होंगे, उनको व्यवस्थित करके हमें एक अनुशासन का रूप देंगे, तभी वो एक योग संप्रदाय मानी जाए, है ना। फिर इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हमारी ये वाली बुक है योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां, इसमें यौगिक अभ्यासों का वर्गीकरण किया गया है, तो इनको 6 भागों में विभाजित किया गया है। इसको याद रखना है आपको, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। या फिर इनके नाम भी आपको याद रख लेने हैं, सीक्वेंस भी याद रख लेना है, सारी चीजें। आसन है, प्राणायाम है, बंध, क्रिया, क्रिया यानी जो हमारे षटकर्म है उनको यहाँ पे क्रिया कहा गया है, ध्यान और अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास, जो यम नियम है उनको अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास बोला है यहाँ पे। ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है। 6 भाग है, आसन, प्राणायाम, बंध, क्रिया यानी षटकर्म, ध्यान और अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास, जो कि हमारे यम नियम जिसे हम सामान्य रूप से मानते हैं। फिर इसमें बोला है आसन के बारे में, आसन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे सभी के बारे में। ठीक है। कि शरीर स्थितियों के विशेष प्रकार जो होते हैं वो हमारे आसन होते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं, मन और शरीर का स्थिर विचारों द्वारा स्थैर्य प्रदान करते हैं। जो हमारा मन है, शरीर है, उन दोनों को ही स्थैर्य प्रदान करते हैं आसन। ठीक है। जो हमारा पेशी तंत्रिका तान है उसमें लय स्थापित करते हैं, यानी न्यूरोमस्कुलर टोनिक इम्पल्स स्थापित करते हैं। ठीक है। 2 इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए गए हैं जो कि हमारे पतंजलि योग सूत्र में भी है, स्थिरता और सुख। तो ये भी आपको याद रख लेना है ना। फिर क्या है कि आसन का स्वरूप मनोकायिक है, यानी साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक क्या हो गया कि आसन करते तो हम शरीर के द्वारा है, ठीक है, शरीर के द्वारा हम आसन करते हैं, परंतु उसका प्रभाव हमारे मन पर भी होता है। ये हो गया इसका अर्थ, है ना, कि आसन का स्वरूप मनोकायिक हो गया हमारा। और आसन को क्या करना है, हमें एक सुखद अवधि तक बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि हम कोई आसन कर रहे हैं और अभी हम उसमें कष्ट होने लगा है, प्रॉब्लम होने लगी, हम बहुत देर तक उसको होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। एक सुखद अवधि तक की हमें इसको बनाए रखना है, बिना झटके के साथ करना है ना। आसन में ये शांति है, यहाँ पे शांति, शांति नहीं है, शांति है। ठीक है। आसन में शांति यानी थकान नहीं आनी चाहिए, कि हमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो थोड़ी बहुत थकान हो जाती है, लेकिन हमें कुछ अनुचित थकान आ रही है, बहुत ज्यादा ही हम थक रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 प्रकार के आसन बताए गए हैं, ध्यान धारणात्मक हो गए, संवर्धनात्मक और शिथिलात्मक। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसके अनुसार कितने प्रकार के आसन बताए गए हैं और उनके नाम कौन से हैं। ठीक। फिर देखते हैं ध्यान धारणात्मक। ध्यान धारणात्मक हो गए जिसमें हम जो बैठकर किए जाते हैं, है ना। तो और इसमें क्या होता है कि शरीर स्थिर रहता है और सुखद स्थिति में रहता है ना। इसमें और क्या होता है कि जो हमारा सिर होता है, ग्रीवा यानी गर्दन होती है, धड़ होता है जो हमारा ऊपर के शरीर का हिस्सा होता है, उसको हमें
सीधा रखना होता है और हाथ पैरों के विविध विन्यासों से विभिन्न ध्यान धारणात्मक आसन किए जाते हैं। ठीक है, जितने भी हम जैसे पद्मासन हो गया, अर्ध पद्मासन हो गया, सुखासन हो गया, ये सारे हमारे ध्यान धारणात्मक आसन की श्रेणी में आएंगे। फिर है हमारे संवर्धनात्मक आसन, इनको इंग्लिश में कहते हैं प्रमोशनल पोजेस। ठीक है, इसमें खिंचाव होता है और पेशियों में स्वस्थतान उत्पन्न होता है, यानी टोन होता है। ठीक है, रीढ़ में लचीलापन आता है और पीठ एवं मेरुदंड को बल प्रदान करता है, जो हमारे संवर्धनात्मक आसन होते हैं। वे शरीरांतर्गत पक्ष को और मर्म के कार्यों को उद्दीपित करते हैं, जो हमारे मर्म स्थान होते हैं उसके कार्य को उद्दीपित करते हैं हमारे कौन से आसन, संवर्धनात्मक आसन। ठीक है, और क्या है, बोलते हैं कि बैठकर, लेटकर और खड़ी स्थिति में करने वाले बहुत सारे आसन हैं, अनगिनत आसन बताए गए हैं। ठीक है, ये हमारे दो हो गए, ध्यान धारणात्मक और संवर्धनात्मक। तीसरा है हमारा शिथिलात्मक आसन। ये वाले जो आसन है इनकी संख्या थोड़ी कम है, जो और आसन है उनके मुकाबले इनकी संख्या कम बताई गई है। और ये कैसे किए जाते हैं? शिथिलात्मक हमारे रिलैक्सेशन पोजेज होते हैं, ये लेट कर किए जाते हैं और विश्राम हेतु किए जाते हैं, क्योंकि जब हमें अन्य आसन करके थोड़ी थकान होती है हल्की फुल्की, तो उस थकान को दूर करने के लिए विश्राम हेतु हम शिथिलात्मक आसन करते हैं और ये अन्य अभ्यासों के लिए पर्याप्त पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। ठीक है, आसन हो गए हमारे, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपको याद रखना है, 2 सिद्धांत है इसके, 3 इसके प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है। फिर है जो हमारा प्राणायाम है। प्राणायाम क्या करता है, हमारे ऑटोनॉमस नर्वस इम्पल्स को कंट्रोल करता है ना। और प्राणायाम कैसे होता है कि श्वास को लंबी और सुखद समय अवधि तक रोकना प्राणायाम की आवश्यकता प्रविधि है, कि श्वास को हमें लंबे समय तक रोकना है, लेकिन वो सुखद समय अवधि होनी चाहिए, कि उसमें हमें सुख मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम उसमें परेशान हो रहे हैं। ठीक है, फिर है इसमें कि 1:2 में हमें इनहेल और एक्सहेल करने को बोला जाता है प्रारंभिक स्थिति में, कि जब हम प्राणायाम करना हमने शुरू किया है तो हमको 1:2 से इनहेल और एक्सहेल करना है ना। फिर क्या है कि प्राणायाम के अनेक प्रकार बताए गए हैं, जिसमें श्वसन प्रवृत्तियों के विभिन्न प्रकार के हस्तोपचार प्रयुक्त कर एक या दोनों नॉस्ट्रिल या कभी माउथ से भी सांस लेते हैं, कि इसके विभिन्न प्रकार हैं। जैसे कि कई बार हम दोनों नासिकाओं से सांस लेते हैं, कई बार एक से एक्सहेल करते हैं, एक से इनहेल करते हैं, कई बार हमें मुख से श्वास लेना होता है। इस प्रकार से मतलब अलग अलग इसमें प्रविधियां बताई गई है कि अलग अलग प्रकार से हम मतलब कॉम्बिनेशन का यूज करके प्राणायाम किया जाता है। 3 अवस्थाएं बताई गई है इसमें। पहला है हमारा नियंत्रित श्वसन, जो है पूरक। ठीक है, आम भाषा में जिसको पूरक कहा गया है, यहाँ पे नियंत्रित श्वसन कहा गया है। दूसरा नियंत्रित धारण, धारण यानी धारण से ही समझ आ रहा है कि रोक के रखना है, तो कुंभक हो जाएगा वो हमारा। तीसरा है नियंत्रित निश्वसन यानी रेचक। ठीक है, तो इसको आपको तीनों याद रखनी है। प्राणायाम की 3 अवस्थाएं हर जगह यही है, पूरक, कुंभक और रेचक, लेकिन इसका थोड़ा नाम यहाँ पे बदल के बोला गया है, तो ये आपको याद रखना है, नियंत्रित श्वसन, नियंत्रित धारण और नियंत्रित निश्वसन। ठीक है, फिर है इसका मुख्य हेतु हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसको नियंत्रित करना होता है और मानसिक कार्य को प्रभावित करना है। ठीक है, और प्राणायाम हमारा ध्यान में उपयोगी माना जाता है, जो हम ध्यान करते हैं। ठीक है, ये हो गया प्राणायाम। अगला है हमारा बंध और मुद्राएं। तो जो इन्वॉलेंट्री मसल्स के बंद होते हैं वही को बोलते हैं। ठीक है, मर्मांगों को ब्लड सर्कुलेशन प्रदान करते हैं और कंट्रोल करते हैं। जितने भी हमारे मर्म स्थान है उधर को ये ब्लड सर्कुलेट करती है हमारे बंध और मुद्राएं, और उन चीजों को कंट्रोल करते हैं, मानसिक स्थैर्य को बनाते हैं, है ना। और है प्राणायाम में यूज मुद्रा बंद कहलाती है क्योंकि वो बांधती है। प्राणायाम में जो भी हम मुद्रा यूज करते हैं वो बंद कहलाती है क्योंकि वो बांधती है। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 2 चीजें आपको याद रखनी है। और जगह हमें 3 या 4 बंद बताते हैं, यहाँ पे हमें 2 ही बोले गए हैं, तो वो है जालंधर और उडियान बंद। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा अलग है बाकी पुस्तकों से, तो इसको याद रखना है आपको कि इसमें 2 बंद बताए गए हैं बस, जालंधर और उडियान। ठीक है, फिर आती है हमारी क्रियाएं। क्रियाएं यानी षटकर्म, इनको 6 भागों में ही बांटा गया है, धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति।
ठीक है। ये क्या करती है, हमारे जितने भी अ, अलग मतलब जितने भी हमारे ऑर्गन्स है, बॉडी का सिस्टम है या टिश्यूज है, उनका समायोजन क्षेत्र को ये बढ़ाती है। ठीक है। फिर है रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करती है हमारी क्रियाएं। क्रियाओं के द्वारा किस किस चीज की सफाई होती है वो बताया है। नोज की, माउथ की, ब्रेन की, जठर, ग्रसनी, मलाशय, गुदा और आंत की सफाई होती है हमारी षटकर्मों के द्वारा। ठीक है। फिर अगला है हमारा ध्यान। ध्यान क्या है, मन की वृत्तियों पर नियंत्रित करने का अभ्यास। जो हमारी मन की वृत्तियां हैं उन पर हमें नियंत्रण लाना है, उसका जो अभ्यास है उसको यहाँ पे ध्यान कहा गया है। ठीक है। इसका शुरू कैसे करना है, इसको अगर हम ध्यान करते हैं तो हमें शुरू करने का यहाँ पे तकनीक बताई गई है। प्रारंभ क्या करना है हमें, बाह्य वस्तु से ज्ञानेंद्रियों को हटाते हुए बाह्य पर्यावरण को पूर्णतः विसमृत करना होता है। कि जितनी भी हमारी बाहर की वस्तु है उससे हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों को हटाना है, तो विसमृत कर देना है। ठीक है। ध्यान के अनगिनत प्रविधियां बताई गई है। यह एक मगन होने की प्रक्रिया है, यह लीन होने की प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपना ध्यान किसी एक वस्तु पर भी लगा सकता है, ध्वनि पर, विचार पर या अनुभव पर लगाता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि ध्यान एक महान प्रशांतक है। ठीक है। आसन प्राणायाम को सिद्ध किए बिना ध्यान का अभ्यास सुरक्षित नहीं होता है, क्योंकि जैसे इसमें एक सीक्वेंस बोला गया है, हमें किस सीक्वेंस में करना है, तो इसमें यही बोलते हैं कि जो अगर हम आसन और प्राणायाम को सिद्ध हमने नहीं किया है और उसके बिना हम लोग ध्यान करने लग रहे हैं, तो ये बहुत कह सकते हैं असुरक्षित हो सकता है, हमारे लिए अच्छा नहीं होता। और योगाभ्यास के पारंपरिक सोपान में ध्यान का सबसे उच्च स्थान है, सबसे ऊपर का स्थान बताया गया है। ठीक है। अगला है हमारा अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। और इनको क्या बोला गया है, यम और नियम। यम और नियम को ही अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास बोला गया है यहाँ पे। ठीक है। अपने आचरण को नियंत्रित करके विशिष्ट अभिवृत्ति प्रकार निर्मित करते हुए स्व आरोपित प्रतिबंध है। ये यम और नियम इन्हें स्व आरोपित प्रतिबंध, स्व आरोपित का मतलब हुआ कि हम खुद से मतलब खुद अपने आप पे लगाते हैं इनको। कि जैसे आप सभी को पता है, इसमें तो लिखा नहीं है यम कितने हैं या नियम कितने हैं, बस लिखा है। अगर हम पतंजलि योग सूत्र को देखें तो उसमें यम और नियम का पूरा डिटेल में आपको बताया है। तो जैसे उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये सारी चीजें, तो ये हम खुद अपने पे प्रतिबंध लगाते हैं कि हमें अहिंसा का पालन करना है। ठीक है। हिंसा नहीं करनी है। तो इसका यही अर्थ है कि स्व आरोपित प्रतिबंध मतलब हम अपने आप पर लगाते हैं इनको। ठीक है। और जो ये हमारे यम नियम है, ये सभी यौगिक अभ्यासों का आधार बताए गए हैं। ठीक है। जो सारे हमारे यौगिक अभ्यास बताए हैं इससे पहले के जितने भी थे, उनका स्वरूप मनोकायिक है। ठीक है। और ये एक दूसरे के अनुपूरक है, जितने भी हमारे यौगिक अभ्यास है सभी एक दूसरे के अनुपूरक है। ठीक। अगला है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, अध्यापन विधियां, अर्थ एवं कार्यक्षेत्र। तो इसमें हमें अध्यापन विधियों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें घटक बताए गए हैं, अध्यापन के घटक, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको आपको याद रख लेना है। पहला हमारा अध्यापन है, यानी टीचिंग। आप सभी को पता है क्या होता है, अधिगम होता है सीखना, जो छात्र सीखता है। ठीक है। टीचर, टीचर कौन होता है, प्रक्रिया को निर्देशित करने वाला व्यक्ति, और छात्रों में सीखने की प्रक्रिया को उद्दीप्त करता है, अपने नेतृत्व में और अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ही निर्देश देते हैं या करवाते हैं, और छात्रों में जो उत्तम है उस चीज को उजागर करते हैं, है ना। फिर आते हैं हमारे छात्र। छात्र होते हैं सीखने वाले, जो टीचर की इंस्ट्रक्शंस को मानते हैं। ठीक है। चार ये चीजें हो गई। और पांचवा है इसमें विषय या क्रिया वस्तु। छठा है पर्यावरण। ये दो चीजें भी उसी के साथ है, जो पीछे हमने घटक देखे ना, टीचिंग, लर्निंग, टीचर और स्टूडेंट, और जो हमारा कंटेंट और एनवायरनमेंट है, ये भी इसी के साथ है। ठीक है। कंटेंट क्या हो गया, जो हमें सीखना है, सीखने की विषय वस्तु। ठीक है। और पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण हो जाएगा हमारा ऐसा जहाँ पे हमारी कक्षा है या परिस्थिति है, जहाँ पे जो हमारी पूरी प्रक्रिया है टीचिंग लर्निंग की वो संचालित होती है। ठीक है। ये हो गए हमारे इसके 6 घटक, तो ये आपको याद रख लेने हैं, है ना, सबका नाम याद रख लेना है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ ना आए, सभी को पता है टीचिंग लर्निंग, टीचर, स्टूडेंट, ये सारी चीजें क्या होती है। ठीक है। फिर है शिक्षा एक वृद्धि, विकास और अपने अनुभव में कुछ नया जोड़ने की
प्रोसेस है। ये आप सभी को पता है कि शिक्षा में क्या होता है कि हमारे जो हम अपना विकास करते हैं, शिक्षा के माध्यम से हमारी वृद्धि होती है, या जो हमारे अनुभव है उसमें कुछ नया जोड़ते हैं शिक्षा के माध्यम से। इसकी दो व्यवस्थाएं बताई गई है, ठीक है। पहला है अध्यापन और दूसरा है सीखना, है ना। तो ये भी आपको याद रख लेना है। फिर आता है इसमें अध्यापन का कार्य क्षेत्र, जो हमारी टीचिंग है उसका क्या कार्य क्षेत्र है। तो इसका उद्देश्य होता है छात्र में परिवर्तन लाना, एक सकारात्मक परिवर्तन लाना, ठीक है। और जब तक लर्निंग नहीं होती तब तक अध्यापन नहीं होता है, कि मतलब जब तक जो बच्चा अगर सीखा ही नहीं है तो उसको अध्यापन नहीं माना जाएगा, उसको टीचिंग नहीं माना जाएगा, ठीक है। अध्यापक सीखने के लिए एक परिस्थिति का निर्माण करते हैं, ये एक विज्ञान है और एक कला भी है, ठीक है। दोनों ही चीजें इसमें आ जाती है। फिर है समग्र अध्यापन अधिगम की शैक्षणिक महत्वपूर्ण छात्र पर केंद्रित है। मतलब जित जो सारी ये प्रक्रिया है ना हमारी टीचिंग लर्निंग की, ये जो केंद्रित है किस पे है, एक छात्र पे केंद्रित है। क्योंकि हमें हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हमें छात्रों की ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है और उनमें एक अच्छा परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन लाना है ना। फिर अध्यापन विधियों के दो मुख्य वर्ग बताए गए हैं। पहला है हमारा निर्देशन विधियां, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस आती है। ये किसमें होती है, हमारी जितनी भी हमारी थियरी क्लासेस होती है जो सैद्धांतिक विषय को पढ़ाने में काम आती है, ठीक है। फिर है व्यवहारिक विधियां, ये सारी हो जाएगी हमारी प्रैक्टिकल के लिए। जैसे क्रीड़ा क्षेत्र क्या होता है हमारे, क्रीड़ा क्रीड़ा क्षेत्र होते हैं, जैसे खेल के स्थान होते हैं, या फिर व्यायाम शालाएं हो गई हमारी, उसमें जो पढ़ाने की विधियां है वो व्यवहारिक है। निर्देशन हो जाएगी थ्योरी के लिए, व्यवहारिक हो जाएगी प्रैक्टिकल्स के लिए, ठीक है। फिर कक्षागत विधियां यहाँ पे बताई गई है, 6 विधियां बताई है। व्याख्यान विधि है, लेक्चर मेथड होता है। सस्वर पाठ है, रिसाइटेशन। प्रयोजना यानी प्रोजेक्ट मेथड। प्रयोगशाला विधि होती है, जितने भी हम सारे लैब में करते हैं वो हो जाएगी। अभिनय विधि होगा हमारा रोल प्ले। समूह चर्चा हो जाएगा ग्रुप डिस्कशन। तो ये यहाँ पे कक्षागत विधियां 6 बताई गई है, लेकिन जो मुख्य इनको दो वर्गों में ही विभाजित किया गया है। पहला जो थ्योरी के लिए होता है और दूसरा जो प्रैक्टिकल्स के लिए होता है। फिर इसमें बोला है कि पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के दो ढंग है, ये आप सभी को पता है। एक अध्यापक केंद्रित होता है और दूसरा छात्र केंद्रित होता है। अध्यापक केंद्रित सभी को अच्छे से क्लियर है कि जो हमारा टीचर सेंटर्ड है उसमें पूरा जो प्राइमरी रोल होता है वो अध्यापक का होता है। जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वो पैसिव होते हैं। लेकिन छात्र केंद्रित में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनका वो एक्टिव ज्यादा होते हैं, उनका वो प्राइमरी हो जाते हैं और अध्यापक इसमें सेकेंडरी हो जाते हैं, ठीक है। और प्राचीन समय में लेकिन जो हमारी ये टीचर अध्यापक केंद्रित जो पद्धति थी भी, जो कि यही मुख्य विधि थी प्राचीन समय में, लेकिन आज के समय में ये चेंज हो गया है और अभी ये छात्र केंद्रित हो गई है, ठीक है। इससे एक बार क्वेश्चन बना था कि अध्यापन की कितनी मूलभूत विधियां हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पीछे हमें बोला था कक्षागत विधियां थी, ठीक है, वो 6 थी। और जो मूलभूत विधियां हैं वो 7 है। पहली हमारी वही व्याख्यान मेथड, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। ये इसमें आप सभी को पता है लेक्चर आके देना होता है टीचर को, ज्यादा इंटरेक्शन होता नहीं है बच्चों का और टीचर का आपस में, ठीक है। फिर है हमारी निर्देशन अनुक्रिया विधि, ये हमारे इसमें इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। निर्देशन अनुक्रिया विधि में इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कब कब देते हैं इंस्ट्रक्शन, अगर हम कोई अभ्यास कर रहे हैं उससे पहले दे सकते हैं, पहले देते हैं, साथ साथ में देते हैं, और लास्ट में भी देते हैं प्रदर्शन के बाद। प्रदर्शन के बाद होते हैं मेन, वो त्रुटियों को सुधारने के लिए होते हैं, कुछ गलतियां हो गई है उस चीज को सही करने के लिए देते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी इंस्ट्रक्शन वाली निर्देशन अनुक्रिया विधि। निर्देश दिए जा रहे हैं, ठीक है। अगला है व्यक्तिक निर्देशन विधि, ये हो जाएगी हमारी इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन मेथड। कि आप सभी को पता है कि अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, व्यक्तिक मतभेद होता है कक्षा में। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो हमारा व्यक्तिक निर्देशन विधि में आता है, ठीक है। दोनों की खिचड़ी नहीं बनानी है। निर्देशन अनुक्रिया हो गया सिंपल जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं क्लास से पहले, क्लास के दौरान, क्लास के बाद। व्यक्तिक निर्देशन होता है बच्चों का इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। समूह चर्चा विधि होती है ग्रुप डिस्कशन, कोई एक टॉपिक दिया जाएगा उस पे हम डिस्कशन करते हैं और उसका
कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा निर्देशित अभ्यास विधि, ये होता है डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड, ठीक है। निर्देशित अभ्यास, डायरेक्टेड प्रैक्टिस, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें या असाइनमेंट्स दिया जाएगा या बच्चों को टीचर के द्वारा बोला जाएगा जो हमने प्रैक्टिकल क्लास में किया था, आप क्लास के बाहर भी करो, तो बच्चे उस चीज की प्रैक्टिस अलग से करते हैं। एक तो क्लास में लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन क्लास के बाद भी प्रैक्टिस किए जाते हैं उस चीज में परफेक्ट होने के लिए, उसमें परफेक्शन लाने के लिए। तो ये हमारी निर्देशित अभ्यास विधि है। परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा बच्चों को। और फिर है हमारी प्रदर्शन विधि की, इसमें प्रदर्शन के द्वारा दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है सबके सामने जो भी हमें पढ़ाना होता है या जो भी प्रैक्टिकल करवाना होता है, ठीक है। फिर है विधि को प्रभावित करने वाले घटक, किसी विशिष्ट विधि के संयोग के चयन में जो कारक होते हैं, जितने भी हमारे ये अध्यापन की विधियां हैं, इनको जो प्रभावित करने वाले कारक है वो बोले गए हैं। सबसे पहले है विषय वस्तु के कंटेंट है जो हमारा, उसके बारे में है, ठीक है। फिर है पहले की पृष्ठभूमि और छात्रों के अनुभव के, बच्चों का प्रीवियस नॉलेज कितना है, बच्चों का एक्सपीरियंस कितना है, वो भी बहुत मायने रखता है कि हम पहले उस चीज की जांच करते हैं कि बच्चों का प्रीवियस नॉलेज कितना है और उनको एक्सपीरियंस कितना है, उसके आधार पे ही हम आगे बढ़ते हैं अपना, उसके अकॉर्डिंग ही हम लेसन प्लान बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं क्लास में, ठीक है। अध्यापक तो हो ही गया, अध्यापक एक ऐसा होना चाहिए जिसको अपने विषय में रुचि हो और पढ़ाने में भी रुचि हो और वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करे, ठीक। सुविधाएं हो गई, सुविधाओं में क्या आएगा, जैसे हम योग के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें सुविधा यही आएगी कि हमारे पास एक अच्छा हॉल हो जिसमें वेंटिलेशन सही से हो और लाइट भी सही से आती हो, और अगर हम लोगों को जैसे षटकर्म करने हैं तो हमारे पास पानी की व्यवस्था हो साथ में, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं आ जाएगी जो भी हमें दी जाती है इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ठीक है। जो भी स्कूल के द्वारा या यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है वो सुविधाएं आ जाएगी। इसको जनरल रूप में देखें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि टीचर पहले ब्लैक बोर्ड और चौक का यूज करते थे, आज के समय में पीपीटी से पढ़ाते हैं, तो वो एक सुविधा है उनके लिए। ये अच्छे क्लासरूम है, पहले इस पे मैट पे बैठते थे नीचे और अभी बेंचेस आ गए हैं, ठीक है। और अगर हम योग के रूप में बात करें, योग की क्लास में, तो उसमें अच्छा रूम होना चाहिए, बहुत मतलब ऐसा होना चाहिए कि सभी बच्चों को पर्याप्त स्पेस मिल पाए योग करने के लिए, और जो भी सारी चीजें जितनी भी क्रियाएं होती है उसके लिए हमें अच्छा पर्यावरण मिले, ठीक। फिर है वैज्ञानिक सिद्धांत की एक, मतलब जितने भी हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है वो सभी टीचर्स को पता होने चाहिए, क्योंकि जो हम योग पढ़ते हैं तो हमें जो हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी है उसकी उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो इन कारकों को भी आपको याद रखना है। अगला है हमारा फोर्थ चैप्टर, अध्यापन विधियों के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ टीचिंग मेथड। हाँ, तो ये बताए गए हैं, यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। पहला हमारा है योगिक प्रिंसिपल्स, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। और जो हमारा मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है ये अलग से नहीं है, ये गलती से टाइप हो गया है। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हमारा एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में आएगा। फोर्थ हो जाएगा हमारा एजुकेशनल प्रिंसिपल्स, और फिफ्थ हो जाएगा सोशल साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो 5 प्रिंसिपल्स है, यौगिक, साइकोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल, एजुकेशनल और सोशल साइंटिफिक प्रिंसिपल। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इसी में आएगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, 5 है ये, है ना, 6 नहीं है। तो पहला हमारा यौगिक प्रिंसिपल यानी यौगिक सिद्धांत। तो इसमें क्या है कि जो हमारा एक योग होता है वो केवल व्यायाम नहीं है ना, उसको केवल हम व्यायाम नहीं मान सकते, एक एक्सरसाइज नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो व्यायाम होते हैं उसमें क्या होती है, शारीरिक हलचलें होती है ना, बहुत ज्यादा शारीरिक हलचलें होती है, प्रबल शारीरिक हलचलें होती है ना। लेकिन जो यौगिक अभ्यास होता है उसमें हमें जो प्रबल शारीरिक हलचलें हैं उनको टालना चाहिए, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि जो भी हमें आसन करना है वो ऐसा करना है कि जिसमें हमारी सुखद अवधि तक ही हमें करना है। ऐसा नहीं है हमारी बहुत ज्यादा हम लोग थक गए हैं फिर भी करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, या कहीं हमें दर्द होने लग गया है लेकिन नहीं, हमें उसी स्थिति में नहीं बने रहना है।
तो ये डिफरेंस है। व्यायाम में हम बहुत ज़्यादा शारीरिक हलचलें करते हैं, लेकिन जो यौगिक अभ्यास है उसमें हम थोड़ा इसके मुकाबले शांति से करते हैं, ठीक है। यौगिक अभ्यास में बहुत विविध युक्तियाँ यानी मैकेनिज्म प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से यौगिक अभ्यास के प्रभाव प्राप्त किए जाते हैं। क्योंकि यौगिक अभ्यास मात्र आसन नहीं है, उसमें सब सारी चीजें आती है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध, षटकर्म उसमें आते हैं, ध्यान आते हैं, यम नियम आते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें प्रयुक्त होती है, ठीक है। बहुत सारों को मिलाकर एक यौगिक अभ्यास बनता है ना। आसन को हमने वैसे पहले देख लिया था इसमें, लेकिन बोला गया है कि आसन यौगिक अभ्यासों में सबसे महत्वपूर्ण है, सुपरिचित है और स्थिर खिंचाव क्रियाएं बताई गई है। और इसमें बोलते हैं कि आसन की स्थिति को हमें कम से कम श्रम से कुछ समय तक बनाए रखना है, श्रम रहित अभ्यास करना है और शिथिलतापूर्ण आसन को स्थिति में रहना है। कि हमें ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा श्रम लग रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, नहीं। और बिल्कुल शांति से आसन की स्थिति में हमें रहना है। क्योंकि हमने पहले इसमें पढ़ा था, आसन की दो बताए थे उन्होंने प्रिंसिपल, स्थिरता और सुख। ये सुखद स्थिति तक रहना है और स्थिर रहना है, वो आसन हो जाएगा, ठीक है। फिर है प्राणायाम अभ्यास और रेस्पिरेशन अभ्यास, दोनों अलग अलग होते हैं। एक जो हम प्राणायाम करते हैं, एक जो हम अभी सामान्यतः जो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। जो ऑक्सीजन इंक्रीज करने वाले हैं यानी ऑक्सीजन को बढ़ाने वाले जो अभ्यास है, वो शारीरिक शिक्षा में कम महत्व के माने जाते हैं। लेकिन जो हमारा अगर हम योग के इससे देखें तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं ऑक्सीजन को बढ़ाने वाले अभ्यास, ठीक है। फिर ये आप सभी को पता है कि हमको यौगिक जो अभ्यास है अपनी क्षमता के अनुसार करना है, किसी से कंपटीशन नहीं करना है हमको। कि दूसरा मान लो एक हफ्ते में कोई आसन उसका पूरा लग रहा है तो हमें करना है, नहीं। सबका अपनी अपनी बॉडी होती है, उसके हिसाब से ही हमें करना है, ठीक है। अभ्यास से बहुत ज्यादा थकान नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत होती है, बहुत अनुचित थकान नहीं होनी चाहिए। और इससे मन को शांति मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है हम अभ्यास कर रहे हैं, हमारा मन अशांत हो रहा है, शांत होने के बजाय अशांत हो रहा है, नहीं, तो हम कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस कैसे करनी है हमें, मनोकायिक शिथिलीकरण से, मतलब हमारा मन और शरीर, हमारा माइंड और बॉडी दोनों शांत होना चाहिए। तो उसके लिए हमें कैसे स्टार्ट करना है, प्रेयर से स्टार्ट करना है। प्रेयर हम इसीलिए करते हैं कि जो हमारा मन भी शांत हो जाए, हमारा शरीर भी शांत हो जाए। तो हमें अगर कोई भी अभ्यास करना है तो वो प्रेयर से शुरू करना है ना। और सस्वर प्रार्थना करते हुए संपन्न होना चाहिए। शुरुआत भी करनी है प्रेयर से और हमें संपन्न भी करना है प्रेयर से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है कि इसमें पूछ सकते हैं कि इस बुक के अनुसार जो एक यौगिक अभ्यास होता है उसको शुरू कैसे करना है और समाप्त कैसे करना है, कि दोनों ही प्रेयर से करना है, ठीक है। फिर आता है हमारा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यानी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। इसमें वही है कि जो भी अगर हम कुछ सीखते हैं ना तो उसमें हमारी रुचि होनी चाहिए, है ना। रुचि होनी चाहिए, किसकी, दोनों की होनी चाहिए। अध्यापक की भी होनी चाहिए पढ़ाने में रुचि, और छात्र की भी होनी चाहिए सीखने में रुचि। इससे क्या होता है, अगर रुचि होगी तो हमें उस चीज को हम जल्दी से सीखेंगे और हम उसके बाद भी कुछ नया सीखना चाहेंगे, ठीक है। फिर है किसी भी मतलब सीखने के लिए एक्टिविटी नेसेसरी होती है ना। सीखना एक एक्सपीरियंस प्रोसेस है। गतियुक्त या कौशल युक्त सीखने के लिए अभ्यास आवश्यक होता है। गतियुक्त हो गया हमारी जो हमारी मोटर स्किल्स हो गई, या फिर कुछ हमारे जो स्किल्स लर्निंग होती है उन सारी को चीजों सॉरी उन सारी चीजों को सीखने के लिए हमको अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। और जो सीखने की सारी प्रोसेस है वो न्यूरल होती है ना। न्यूरॉन्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, आप सभी को पता है, ठीक है। और जब तक उचित तंत्रिका पेशियों में समन्वय स्थापित नहीं होता तब तक मोटर स्किल डेवलप नहीं हो पाती है। और सीखना अत्यंत इंडिविजुअल होता है क्योंकि सभी अपनी पेस से सीखते हैं, अपनी गति से सीखते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट प्रोग्रेसिव आचरण परिवर्तन में होता है। सीखने की योग्यता छात्र की जन्मजात क्षमता और पूर्वानुभव पर भी निर्भर करती है कि कौन कितना सीख रहा है। ये उसकी कितनी जन्म से कितनी क्षमता है, या पहले से उसको कितना एक्सपीरियंस है। और सभी व्यक्ति एक गति से नहीं सीख सकते, ये हम सभी को पता है।
फिर आते हैं एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो इसमें सबसे जो मेन रोल है वो एज और जेंडर का है। ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसमें, ठीक है। क्योंकि जैसे एज के बारे में अगर हम बात करें तो जो चीजें हम छोटे बच्चों को करवाएंगे वो हम बुजुर्गों को नहीं करवाएंगे, क्योंकि सबका अपना अपना शरीर होता है, तो उस हिसाब से उनको एज के हिसाब से करवाते हैं, ठीक है। जेंडर डिफरेंस होता है क्योंकि जो हमारी फीमेल्स हैं उनकी बॉडी को मतलब फंक्शंस के हिसाब से थोड़ा वीक माना जाता है। जैसा स्ट्रक्चर है ना फीमेल्स का, उसके हिसाब से हल्का थोड़ा वीक माना जाता है पुरुषों की तुलना में, है ना। और जो हमारे बोन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, एंकल होते हैं, एंकल यानी टखना हो गया, टिश्यू ऊतक हो गए, बोन हड्डियां हो गई, ये उतने बलवान नहीं होते जितने पुरुषों में होते हैं। ये फीमेल्स के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, है ना। और फीमेल्स में क्या होता है, एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है मेन के मुकाबले में, है ना। और यहाँ पे ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये आपको याद रखना है कि जो मसल्स का परसेंटेज है वो पुरुषों में कितना होता है बॉडी वेट में, 41.8% के जितना टोटल बॉडी वेट है उसका 41.8% मसल्स का वेट होता है मैन में, और फीमेल में होता है 35.8%, ठीक है। ये याद रखना है। फिर जो एडिपोज टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू फीमेल में वो 28.2% होता है और मेन में होता है 18.2%, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। तो ये आपको याद रख लेना है, जो हमारे मसल्स का वेट होता है वो मेल में ज्यादा होता है 41.8%, फीमेल में 35.8%, लेकिन फीमेल में एडिपोज टिश्यू ज्यादा है तो उसकी संख्या है 28.2% और मेन की है 18.2%। फिर आता है हाँ कि जिसमें मैक्सिमम जिसका फैट ज्यादा होगा ना, अगर जिसमें फैट ज्यादा है तो उसकी जो मसल्स की कार्य क्षमता है वो कम होगी। लेकिन इसका अपोजिट, अगर किसी में फैट कम है तो उसकी जो मसल्स की कार्य क्षमता है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। एब्डोमिनल वॉल जो होती है, जो उदरीय भित्ति होती है वो फीमेल में कमजोर होती है थोड़ी। क्यों होती है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कारण, ठीक है। और उसमें मसल स्टोन्स भी कम होती है फीमेल में, है ना। लंबर रीजन और थोरेसिक रीजन भी छोटा होता है फीमेल में। इसकी वजह से कई बार फीमेल्स को लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। लॉर्डोसिस हमारी स्पाइन की एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा रीजन थोड़ा छोटा होता है, लंबर रीजन और थोरेसिक रीजन फीमेल में, इसकी वजह से ये आती है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। जो लंबर रीजन मेल का है वो कम होता है, 133 डिग्री होता है मेल का, फीमेल का बड़ा होता है 138 डिग्री। ये थोड़ा उल्टा हो गया है, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। मसल स्टोन्ड होने पर बैलेंस, सर्कुलेशन और न्यूरोग्लैंडुलर प्रोसेस में सुधार आता है ना। अगर हमारा मसल टोन हो जाती है तो हम बैलेंस हमारा सही बनता है, सर्कुलेशन अच्छे से होता है हमारी बॉडी में, और जो हमारी न्यूरोग्लैंडुलर प्रोसेस है उसमें सुधार आता है। और इसमें ये एक जनरल बात कही गई है कि अगर जो लंबे समय से कुछ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो उनकी मसल्स की कार्य क्षमता कम हो जाती है ना। और और क्या होता है, अगर एकदम से कुछ हम कर रहे हैं तो उसके मसल जब हमारी कार्यरत होती है तो उससे पूरी बॉडी में थकान होने लगती है। फिर है हमारा मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, कि जितने जो हमारा शरीर को संतुलन बनाए रखने में किन किन चीजों की आवश्यकता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेना है। पहला है हमारा ईयर सेमी सर्कल कैनल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं करणों में स्थित अर्धचंद्राकार नलियां, है ना। ये है शरीर का संतुलन बनाए रखने में इम्पोर्टेंट, ठीक। पहला ये हो गया। दूसरा है हमारा स्किन रिसेप्टर्स यानी त्वचागत जो संग्राहक होते हैं। फिर है हमारी नर्व एंडिंग्स यानी पेशीगत नाड़ियाग्रह, मसल्स और लिगामेंट अराउंड जॉइंट। लिगामेंट हमारे होते हैं, जो स्नायु हिंदी में बोलते हैं लिगामेंट्स को, मसल्स आप सभी को पता है पेशियां, ठीक है, जो हमारे जॉइंट्स के अराउंड लिगामेंट और मसल्स है। ये सारी चीजें। इसमें एक चीज और है, वो है हमारी आईज। आईज भी इसमें ऐड कर लेना। आंखें भी शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है, सारी जो चीजें बताई गई है। और क्या है, जो हमारी शारीरिक गतिविधियां होती है, अगर हम कुछ फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो उसमें हमारी ज्यादा एनर्जी लगती है। लेकिन जो शिथिलीकरण गतिविधियां होती है, कोई
आराम करने वाली अगर हम गतिविधियां करते हैं, मान लो शवासन करें, तो उसमें एनर्जी कम लगेगी, ये एक साधारण सी बात है, ठीक है। प्रबल गतिशील और झटकों से युक्त क्रियाओं में पहले हमें वार्म अप करना चाहिए। अगर हम कोई ऐसी अभ्यास करने वाले हैं जो थोड़ा मतलब हल्के फुल्के उसमें झटके लग रहे हैं, गतिशील है, तो हमें उसको सीधे सीधे नहीं करना है, उससे पहले हमें वार्म अप करना जरूरी होता है। और यहाँ पे क्या है कि जो फीमेल में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो नीचे होता है कंपैरिजन टू मैन। इसका मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था जब हमने इसकी क्लास ली थी पहले, कि ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब कि एक पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है सभी में, है ना। तो क्योंकि फीमेल का जो हमारा पेल्विस रीजन है वो थोड़ा बड़ा है, तो उनमें ग्रेविटी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो थोड़ा नीचे होगा। तो इसमें यही बोला गया है कि फीमेल में ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा नीचे होता है, मैन में थोड़ा ऊपर होता है। फिर आते हैं हमारे शैक्षणिक सिद्धांत। तो जो हमारी लर्निंग होती है वो आवश्यक रिसेप्टर्स पर निर्भर करता है, क्योंकि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें जितनी ज्यादा इंद्रियां सक्रिय होगी उतना ज्यादा हम सीख पाएंगे। एक चीज है कि हम सीख रहे हैं बस सुन के, लेकिन वो चीज अगर हम देखें भी साथ में तो हम उसको बहुत अच्छे से और जल्दी सीख पाएंगे। तो इसमें यही बोला गया है कि जितनी ज्यादा इंद्रियां हमारी सक्रिय होगी हम उतनी जल्दी उतना ज्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। और व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण सहायता हमारी दृश्य श्रव्य साधनों से प्राप्त होती है। दृश्य श्रव्य साधन हमारे ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स होते हैं, ठीक है। जैसे प्रैक्टिकल योगा को सीखने के लिए प्रदर्शन सबसे प्रभावी साधन है, कि जो प्रदर्शन अगर कोई हमें दिखा रहा है करके हमारे सामने, तो वो एक अच्छा है बजाय उसके कि हम बोल के कर रहे हैं, ठीक है। और अभ्यास करने से पहले अगर छात्र स्वयं उस चीज को पढ़कर जाता है ना, मान लो कल हमको करना है सूर्य नमस्कार, तो अगर छात्र उसको पहले दिन ही पढ़कर जा रहा है, समझकर जा रहा है, तो वो उस चीज को आसानी से सीखेगा और उसको अच्छे परिणाम मिलेंगे उस चीज के, ठीक है। प्रारंभिक अभ्यासों में बार बार अभ्यास जरूरी है। अगर हम शुरुआत कर रहे हैं किसी को करने की, किसी आसन को करने की या किसी प्राणायाम को करने की, तो उसमें अभ्यास जरूरी है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। और फिर क्या है, शुद्ध और निर्दोष अभ्यास पर बल दिया जाना चाहिए, कि अगर कहीं पे गलतियां हो रही है तो उसको ठीक करना है हमें, ठीक है। और निर्देश देने के तरीकों से ये हो सकता है कि निर्देश कैसे दिए जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन एक इंस्ट्रक्टर कैसे दे रहा है, ये उस पर भी निर्भर करता है। इसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला होता है हमारा कार्य करने के निर्देश, कि जो पहले दिए जाते हैं, है ना, कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमें पहले बताया जाता है कि मतलब इन लोगों को ये नहीं करना है ये वाला आसन, कि जिसको ये वाली प्रॉब्लम है या किसको करना चाहिए, वो जो पहले दिए जाते हैं किसी भी अभ्यास को करने से पहले। फिर होता है कार्य करते समय दिए जाने वाले ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस, जो देते हैं हम लोग साथ साथ में, वो आ जाएगा। और अंत में सुधार के रूप में, अगर कहीं त्रुटि रह गई है, कोई गलती हो गई है, तो जो लास्ट में निर्देश दिए जाएंगे अभ्यास को खत्म होने के बाद, वो आ जाएंगे। तो इसको 3 हिस्सों में बांटा है ना। और अभ्यास हेतु हमें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, कि एक तो हो गया करवा लिया, टीचर ने करवा लिया स्टूडेंट्स को, लेकिन बच्चों को भी हमें, अगर उन लोगों को अपनी प्रैक्टिस करनी है या ग्रुप में प्रैक्टिस करनी है, तो उस चीज के लिए काफी समय मिलना चाहिए, ठीक है। और सामूहिक जो कक्षा होती है, अगर हमारा एक बहुत बड़ी क्लास है, तो उसको इनफॉर्मल और सुपरवाइज क्लास में बांटा जाना चाहिए, ठीक है। उसके हम छोटे छोटे समूह बना सकते हैं, लेकिन वो ऐसी होनी चाहिए कि टीचर सभी ग्रुप्स पे ध्यान रख सके, ठीक है। और क्या है, सीखने में प्रोग्रेस लर्निंग जरूरी है, कि और क्रिया को सरल से जटिल व ज्ञात से अज्ञात होना चाहिए। ये हमने मैगजीन्स ऑफ टीचिंग में पढ़े थे, टीचिंग एप्टीट्यूड में, कि अगर हमें कोई क्रिया करवानी है तो पहले वो सरल चीज पहले करवानी है, उसके बाद हमें जटिल की ओर जाना है, या कोई चीज ज्ञात है उसको पहले करवाना है, उसके बाद अज्ञात की ओर जाना है। फिर है सीखने की प्रभावी प्रक्रिया पूर्ण विधि व अंश विधि के संयोजन से होती है।
और इसकी इनका यूज क्रिया की जटिलता पर निर्भर करता है। सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि जो हमारी सीखने की विधि है वो कैसी, वो अलग अलग प्रकार की होती है। वो डिपेंड करता है कि हमको कौन सी चीज करवानी है, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई साधारण सी चीज है तो उसको हम एक साथ करवा सकते हैं, लेकिन कोई अगर हमें टफ चीज करवानी है तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करके फिर समझा सकते हैं। ठीक है। ये विधियां याद रखनी है आपको, तीन जो बताई गई है, सकल विधि, अंश विधि, प्रगामी विधि। सकल विधि हमारा ग्रॉस मेथड हो गया कि जिसमें पूरा एक साथ बताया जाता है। और जो ब्रैकेट में इंटेलिजेंट स्टूडेंट लिखा है, इसका अर्थ बस यही है कि ये इन लोगों के लिए थोड़ी ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि जो एकदम से चीजों को सीख लेते हैं तो अगर उनको एक साथ ही पूरा कुछ बता देंगे ना तो वो फटाफट सीख लेंगे। ठीक है। फिर आती है हमारी अंश विधि, है ना। अंश विधि होती है सरल से जटिल की ओर ले जाने वाली। इसमें क्या होता है, हम साधारण चीजों को पहले बताएंगे, इजी चीजों को, उसके बाद टफ चीजों को। ये इससे क्या होता है, हमारी अगर कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई डिफिकल्ट चीजें आ रही है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अंश विधि अगला है हमारा प्रगामी अंश विधि। ये हो जाएगा हमारा प्रोग्रेसिव फ्रैक्शन मेथड, प्रगामी अंश विधि। ठीक है। और अंश विधि और प्रगामी अंश विधि में मतलब कंफ्यूज मत होना। अंश विधि से ऐसे रखना कि सरल से जटिल की ओर ले जाती है, लेकिन जो प्रगामी अंश विधि है इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं चीजों को। ठीक है। मान लो हमने सूर्य नमस्कार करवाया तो 2 स्टेप्स करवा लिए, पहले 2 कल करवा लिए, सारे जब हो जाएंगे फिर सबको इकट्ठा जोड़ दिया। ठीक है, वो हमारा प्रगामी अंश विधि हो जाएगा। फिर आता है समाज वैज्ञानिक मूल्य। इसमें कि इसकी साधारण सी बात बोलते हैं कि इसकी उपयोगिता केवल जीवन यापन के संबंध में नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से सुख से सफल जीवन कराने में भी आवश्यक है। कि बस ऐसा नहीं है कि एक हमें जीवन यापन ही करना है, लेकिन नहीं, अगर हम व्यवहारिक रूप से भी देखें तो हमारा एक सुखी जीवन के लिए और सफल जीवन के लिए ये सारी आवश्यक है। ठीक है। व्यवहारिक उपयोग में हमारी स्वास्थ्य रक्षा आती है, स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य आता है, और इस सभी की वजह से हमारा जीवन सुखी होता है। ठीक है। अगला है हमारा क्लास मैनेजमेंट यानी कक्षा प्रबंधन। ठीक है। तो थोड़ा ब्रेक ले ले क्या, 5 मिनट का। यस मैम। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में शुरू रखती हूँ तो हम लोग 10:54 हो रहे हैं, 11 बजे मिलेंगे फिर। ठीक है, आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, मैं भी ले लेती हूँ। हाँ जी।
हाँ जी, है सभी लोग क्लास में? हैंड रेज़ कीजिए जो आ गए हैं, ब्रेक हो गया जिनका। ठीक है, काफ़ी लोग हैं तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर, है ना? एक बार बता दीजिए आवाज़ सही से आ रही है मेरी? ठीक है, थैंक यू। तो मैम, अभी जो स्लाइड दिखाई थी ना, सकल विधि अंश विधि, तो एक बार हाँ फिर जी। से दिखाएंगे? हाँ जी, जी मैं दिखाती हूँ। हाँ जी, ये लीजिए। जी मैम, हो गए। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा चैप्टर कक्षा प्रबंधन यानी क्लास मैनेजमेंट के बारे में। तो इसमें क्या है, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि अगर प्रॉब्लम इसमें क्या है, प्रॉब्लम बोली गई है इसमें कि अगर क्लास में हमें मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। अभी बंद हो गया। यहाँ पे हो लाइट रही है, नहीं नहीं, शो हो रही है। शो हो रही है, शो हो रही है। अभी गए। सिर्फ लोगो दिख रहा है। हाँ, अभी दिख रहा है लोगो। नहीं, मेरे को तो स्लाइड दिख रहा है जो मैम दिखा रही थी। अभी भी हाँ, क्लास दिख रहा है मैनेजमेंट लोगो। का। हाँ, यहाँ अभी पे तो ना लोगो ही दिख रहे, मुझे भी अभी दिख रही थी क्लास मैनेजमेंट का, पर अभी लोगो ही दिख रहा। अरे यहाँ पे लाइट चली गई है और लैपटॉप बंद हो गया है। अभी कैसे करें? मैम किसी और को आ भेज जाएगी मैम, दीजिए, आ वो जाएगी। शेयर करें। अभी क्या? एक मिनट, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, मैं फोन से शेयर कर लेती हूँ, है ना? हाँ, चालू है रिकॉर्ड। हाँ जी मैम, मैं भी बोलने वाली थी। दिख रही है मेरी स्क्रीन? जी यस मैम। मैम। फोन में ये होनी चाहिए, एक मिनट में देख लेती हूँ पहले। सॉरी आप लोगों को थोड़ा परेशान होना पड़ रहा है। मिल गई मुझे, चलिए हम यहीं से पढ़ते हैं फोन से। हाँ जी, तो हम लोग थे क्लास मैनेजमेंट में। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर कई बार टीचर और स्टूडेंट मतलब क्लास में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से पूरी क्लास में हमें परेशानी हो रही है, क्लास अच्छे से नहीं चल रही है, तो उस चीज़ को हमें कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में बोला है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि स्वाभाविक स्वतंत्रता की फ्रीडम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हमें बिल्कुल रोब जमाना है अपना, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही फ्रीडम दे देनी है कि बच्चे सर पे चढ़ जाए। ठीक है? हमें मैत्री भाव रखना है, फ्रेंडली बिहेवियर रखना है सभी बच्चों के साथ में। ठीक है? और म्यूचुअल हेल्प सीखनी है। मतलब बच्चों को ऐसे सिखाना है कि वो आपस में एक-दूसरे की सहायता से कोई भी चीज़ करें। ठीक है? ये हो गया। उसके बाद है कि ये सारी जो हमारी बातें होती है ना, ये अध्यापक के नेतृत्व की क्षमता से ही उत्पन्न होती है, कि अध्यापक कैसे एक क्लास को लीड कर रहा है, ये किस प्रकार से कह सकते हैं किस प्रकार से क्लास को चला रहा है, ये सारी चीज़ें एक टीचर से ही आती है। और इसकी वजह से जो हम ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, फ्रीडम पढ़ा, फ्रेंडली बिहेवियर देखा, म्यूचुअल हेल्प देखी, तो इन सारी चीज़ों की वजह से बच्चों का सामाजिक विकास होता है ना? जो ये जितनी भी ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी अभी। उसके बाद है इसमें कि जो हमारे योग के छात्र हैं, उनको अलग-अलग वर्गों में विभाजित किया गया है ना? तो इसमें पहला आता है हमारा प्रारंभिक छात्र समूह, जो हमारे बिगिनर्स होते हैं।
जिनको कुछ नहीं पता उनको शुरू से सीखना है। फिर आता है हमारा अनुभवी व प्रगत समूह, एक्सपीरियंस्ड ग्रुप। ये वो ग्रुप होता है जिनको पहले का कुछ पता होता है उसके बारे में, लेकिन उनको एडवांस लेवल का सीखना होता है। फिर हमारे स्कूल स्टूडेंट्स आते हैं, स्कूल के छात्र आते हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हमारे स्पेशल ग्रुप्स, यानी विशेष ध्यान दिए जाने वाले समूह, ठीक है। फिर इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। प्रारंभिक छात्र में, इसमें जो हमारा प्रारंभिक छात्र समूह है, इसमें किसी भी एज के लोग आ सकते हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है इसका कि इतने से इतने वर्ष के बीच के लोग ही इसमें आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें किसी भी एज के व्यक्ति आ सकते हैं जिनका पहली बार योग से परिचय हुआ। वो छोटे बच्चे हो सकते हैं, नौजवान हो सकते हैं, कोई बुजुर्ग भी हो सकते हैं जो पहली बार सीख रहे हैं। उसके बाद अनुभवी वो प्रगत में आएगा कि जिनको पहले से कुछ अनुभव है और उनको क्या करना है, अपने अनुभव को बहुत और ज्यादा बढ़ाना है, ठीक है। तो ये इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा विद्यालय समूह, जिसमें स्कूल के बच्चे आते हैं, है ना। तो स्कूल के बच्चे कौन से आते हैं? 6 से 18 वर्ष के बीच के विद्यार्थी आते हैं, जो कि समाज का सबसे बड़ा समूह है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा विशेष ध्यान देने योग्य समूह। इसमें क्या होता है कि इन समूह के व्यक्तियों में अवस्था अनुसार या व्यक्तिगत स्वास्थ्य विकृतियां, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हम करवाते हैं, इसमें वो अ, होते हैं जिनको हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं, जैसे किसी को कोई बीमारी है उसके बारे में। तो एक मिनट, लाइट आ गई, हम लोग लैपटॉप से शुरू करते हैं। हाँ जी, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, ये हमने पढ़ लिया सारा। प्रारंभिक में शुरू वाले आ जाएंगे जिनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। अनुभव में वो है जिनको एक्सपीरियंस है, लेकिन उनको थोड़ा और ज्यादा उसमें दक्ष होना है, ठीक है। फिर है विद्यालय समूह, जिसमें स्कूल के बच्चे आएंगे। विशेष ध्यान में वो आएंगे जो जिनको अपने अकॉर्डिंग कराना है। मान लो किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उसका बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो You're not presenting the screen. स्क्रीन नहीं शो हो रही किसी को भी हो क्या? रही है मैम, प्रेजेंट हो रही है, हो रही है। नहीं हो रही है मैम। नहीं 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 हो रही है मैम, हो रही है। मतलब दिखाई नहीं दे रही। हो रहे हैं। एक बार आप लोग नेटवर्क चेक कीजिए अपना, ठीक है, क्योंकि मैं फोन से जुड़ी हूँ, मुझे भी हो रही है, ठीक है। वॉइस तो आ रही है मैम। अरे MDYA इस प्रेजेंटिंग को टच करिए तो आ जाएगा। ऑलरेडी है। Yes, yes, ma'am. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं इसमें, वही जो हमने इसमें समजातीय समूह संभव होता है, विषम जातीय नहीं। समजातीय का मतलब ये होगा कि जिसको एक जैसी प्रॉब्लम है। अगर किसी को एक सी बीमारी है तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि अलग अलग बीमारियों वाले लोगों को एक सा अभ्यास करवाएंगे, नहीं, हमें एक से ग्रुप बनाने पड़ेंगे। किसी को मान लो कोई एक बीमारी है, मान लो किसको थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपर थायराइड की, तो उनका हम अलग ग्रुप बनाएंगे, बाकी लोगों का अलग बनाएंगे। तो ये विशेष ध्यान में वही आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जो हमारे समस्यात्मक छात्र होते हैं, कि कक्षा में जो बाधा डालने वाले छात्र हैं उनका कैसे निपटान करना है हम लोगों को, है ना। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमको थोड़ा देर पढ़ाई रोकनी है और उनका उनसे कोई क्वेश्चन पूछना है, जिससे क्या उनका ध्यान हमारे तरफ आ जाए सारा, ठीक है। और उसके बाद उनसे उनको समझाना भी है कि देखो आपकी वजह से पूरी कक्षा में ऐसा हो रहा है कि बाधित हो रही है हमारी कक्षा, ठीक है। या कोई अगर हम एक चीज करवा रहे हैं तो उस चीज को बंद करके हमें कुछ नया करवा लेना चाहिए, कुछ अलग चीज करवानी चाहिए, है ना।
उसके बाद क्या है, ये तो हो गए जो थोड़े कम लेवल के शरारती बच्चे हैं। अब उसके ऊपर के लेवल के जो ढीठ बच्चे हैं, अगर वो फिर भी नहीं सुन रहे, फिर क्या करना है, उनको क्लास से हमें बाहर निकालना है। पर ऐसा नहीं कि उनको बाहर ही रखना है, बाद में उनको वापस बुला के फिर उनको समझा भी लेना है, और उनको अच्छे से कह सकते हैं कि उनको ये बोलना है कि अगली बार हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप ऐसा व्यवहार ना करें और अच्छा व्यवहार करें। ठीक है। उसके बाद आता है कि इसी में है ये कक्षागत वाले में कि जो बच्चों का व्यवहार है, तो उनके साथ क्या करना है, आपको फ्रेंडली तो रहना है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि बिल्कुल उनके दोस्त ही बन जाना है। अपने सम्मान का भी ध्यान रख के सामाजिक अंतर बनाए रखना है कि वो छात्र है लेकिन आप अध्यापक हो, उनका बिल्कुल दोस्त ही नहीं बन जाना है। थोड़ा फ्रेंडली रहना है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और छात्रों से मनमुटाव करने से बचना है हम लोगों को। ठीक है। और छात्रों की सहायता करने में अध्यापक के प्रभावशाली धैर्य और सूझबूझ पर भी निर्भर करता है कि अगर छात्रों को हमें उनका जो व्यवहार है वो सही नहीं है, उनको उनके व्यवहार को सही करने में ये चीज डिपेंड करती है अध्यापक की सूझबूझ पर भी और उसके धैर्य पर भी। ठीक है। उसके बाद आता है कि बैठने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो बैठने की व्यवस्था पंक्तियों में हो सकती है, अर्धचंद्राकार या छोटे गोले में की जा सकती है, लेकिन इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि एक छात्र को लगभग 40 वर्ग फीट का स्पेस मिलना जरूरी है। ये इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद है हमें मैट बिछाना है। इसमें मैट का भी बताया गया है, 3 x 6 फीट का स्वच्छ कपड़ा होना चाहिए। ठीक है। दोनों चीजें याद रखनी है कि मैट का हमें बताया इतना है और एक व्यक्ति को कितना स्थान मिलना चाहिए अभ्यास करने के लिए। फिर क्या है कि अध्यापक का स्थान ऐसा होना चाहिए ना जिससे कि सारे छात्र उनको दिखे। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे अध्यापक को दिख ही नहीं रहे हैं, है ना। ऐसे स्थान पर अध्यापक होना चाहिए जिसके सारे बच्चे उनको दिखे क्लास में। और अगर हमारा जो ग्रुप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी क्लास है, तो एक कह सकते हैं एक मंच होना चाहिए, थोड़ा ऊंचा होता है ना जो अध्यापक के लिए, वो होना चाहिए। छोटे ग्रुप के लिए हमें अर्धचंद्राकार में करवाना है। ये इम्पोर्टेंट है। इसके दो क्वेश्चन बन चुके हैं इसके कि जो हमारा छोटा ग्रुप है उसको हमारी बैठने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो वो अर्धचंद्राकार होनी चाहिए, है ना। और क्या है कि अगर मंच हो तो वे घूमने वाला होना उचित है। जो कक्षा या हॉल होते हैं वो अच्छी तरह से वेंटिलेटेड होने चाहिए, उसमें हवा की आवाजाही होनी चाहिए और उसमें लाइट भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। और जो हमारा वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, शांति भरा होना चाहिए, बाधा रहित होना चाहिए। ऐसा नहीं है ऐसे स्थान पर हो जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर आ रहा हो तो बच्चों का ध्यान भटक जाएगा, या अगर हम कोई ऐसा अभ्यास करवा रहे हैं जिसमें शांति की आवश्यकता है तो वो हम करवा नहीं पाएंगे। ठीक है। फिर है निर्देशन। हाँ, तो निर्देशन में हमें ये बोलते हैं कि जो हमारा निर्देशन का कार्य है, जो हम लोगों को इंस्ट्रक्शन देने हैं, वो कैसे उसको विभाजित किया गया है। तो वही किस पहले अभ्यास प्रारंभ करने से पूर्व हमने पहले बहुत बार पढ़ लिया है, पहले देना है। उसके बाद अभ्यास करते हुए हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस देना है, और सबसे लास्ट में देना है। लास्ट में हमें इसलिए देना है कि अगर कोई गलती हो रही है तो उस चीज को कैसे सुधारना है या आगे उन चीजों को कैसे नहीं करना है। ये हमें 3 भागों में इसको विभाजित कर दिया इंस्ट्रक्शन को। ठीक है। फिर क्या है, जो कुछ पॉइंट्स है जो एक टीचर को ध्यान रखने हैं किसी भी निर्देश को देने से पहले। वो है कि हमें ये चीज तो मतलब पक्की करनी है कि अगर हम कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो सारे बच्चों का जो ध्यान है वो टीचर पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है वो आपस में बातचीत करने में लगे हुए हैं और फिर इस वजह से उनको वो समझ नहीं आएगा, वो उस चीज को सुन नहीं पाएंगे। ठीक है। और क्या है कि अगर कोई भी हमें लंबा स्पष्टीकरण देना है ना, तो बच्चों को बैठा देना है, क्योंकि बहुत सारी बातें अगर हमको बतानी है तो थोड़ी देर के लिए बच्चों को बैठा देना है और बच्चों के निकट में रहना है। ठीक है। उसके बाद है, अगर निर्देश होने चाहिए संक्षिप्त होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और मंद गति से होने चाहिए। कि मतलब ऐसा नहीं है बहुत कहानी जोड़ देनी है 3-4 पेजेस की, उनको नहीं, शॉर्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और बिल्कुल मंद गति से दिए जाने हैं उनके नीचे। ठीक है। और क्या है कि एक समय में हमको एक ही बात के निर्देश देने हैं, है ना। ऐसा नहीं है 3-4 बातें हमको बतानी है, हमने एक साथ ही बता दी, नहीं, एक समय में हमें एक ही बात बतानी है उनको।
फिर क्या है कि बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें अलग-अलग शब्दों का अपनाना है ना? क्योंकि कई बार क्या होता है हमें एक जो हमने कुछ बोला उनको कोई लाइन बोली तो उससे उनको समझ नहीं आ रहा है तो और अगर वो पूछते हैं कि हमको नहीं समझ आया तो हमको क्या करना है अपने शब्दों को थोड़ा बदल देना है, चेंज करना है, थोड़े उसके समानांतर शब्दों से उनको समझाना है, ठीक है? और प्रत्यक्ष क्रिया का अभ्यास प्रारंभ करने से पूर्व क्रियाविधि को स्पष्ट करना है कि अगर हम कोई बच्चों को क्रिया करवाने वाले हैं, मानो हम लोगों को उनको नीति करवाना है ना? तो उसको करने से पहले जो उसका जितना भी क्रिया विधि है वो स्पष्ट हमें पहले करनी है, करवाने से पहले। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें दृश्य श्रव्य साधन आप सभी को पता है हमारे ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, यहाँ पे थोड़े बस आपको इसके माध्यम से बताया गया है, ये हमारा अर्धचंद्राकार हो गया, ये किस-किस तरीके से हम बच्चों को बिठा सकते हैं, ठीक है? फिर आता है हमारा डिस्कशन कि हमें डिस्कशन कब करना है। तो ये होता है हमारा पाठ के अंत में, है ना? ये सबसे लास्ट में करना होता है हम लोगों को डिस्कशन। तो इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करना है और अपने विचार चर्चा हेतु समूह को संबोधित करना है। कि हम लोगों को क्या करना है, बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि आप लोग प्रश्न पूछो, है ना? और अगर हम पूरा ग्रुप डिस्कशन करना है तो एक टीचर को संबोधित करना है ना? सारे बच्चों को। फिर क्या है कि अगर कोई बच्चे ऐसे छोटे प्रश्न पूछते हैं तो उनको हतोत्साहित नहीं करना है हम लोगों को, ना ही उनका मजाक उड़ाना है। प्रश्न जैसा भी हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, उसका उत्तर उनको देना है ना? ठीक है? फिर क्या है कि सारे छात्रों को हमें ग्रुप डिस्कशन में सम्मिलित करना है। ऐसा नहीं है 2-4 कुछ छात्र हैं कक्षा में, वही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे बच्चों को सम्मिलित करने का प्रयास करना है हम लोगों को और महत्वपूर्ण बिंदु पर ही चर्चा मर्यादित करना योग्य होगा कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कुछ उस पर ही डिस्कशन करना है। ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है उस पर डिस्कशन करें और वो बहुत बड़ा डिस्कशन हो गया है, तो ये सही नहीं होता है, ठीक है? और चर्चा के कार्य में अध्यापक छात्र से अधिक जानने वाला होना चाहिए कि अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो अध्यापक को वैसे तो हाँ ये जाहिर सी बात है कि अध्यापक को ज़्यादा नॉलेज होगा, लेकिन यहाँ पे बस इन्होंने एक बार बोल दिया है कि अध्यापक अधिक जानने वाला होना चाहिए। और अगर अध्यापक कोई चीज़ ऐसी है जो वो नहीं जान पा रहा है, तो उसको ऐसा नहीं है कि उनको गलत बता देना है, प्रश्न को टाल देना है या कुछ भी उल्टा-सीधा बोलना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। फिर क्या करना है उनको बताना है कि ये नहीं आ रहा है, मैं आपको अगली कक्षा में समझा दूँगा, ठीक है? फिर है जो हमारे छोटे बालक होते हैं ना, छोटे बच्चे जो हमारे होते हैं, वो इतने मैच्योर नहीं होते कि वो ग्रुप डिस्कशन कर सकें, है ना? इसलिए क्या करना है हमको कि उनको किसी अन्य प्रकार से अन्य कार्य में प्रोत्साहित करना है कि आप कुछ अन्य कार्य कर लो, मतलब उनको कुछ अन्य कार्य देना है डिस्कशन के अलावा, है ना? फिर क्या है प्रश्न कार्य को जो अगर हम प्रश्न उत्तर का सेशन रख रहे हैं तो उसका जो समय है वो एक मतलब लिमिटेड टाइम रखना है हम लोगों को, है ना? और क्या है कि केवल महत्वपूर्ण और प्रासंगिक प्रश्नों पर ही चर्चा करनी है हमको और जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, उसका आंसर देना है, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है? फिर है पाठ अतिरिक्त अभ्यास कि हमें बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना है। पाठ अतिरिक्त अभ्यास ये होगा कि क्लास में जो उन लोगों को करवाया कि वो बाद में भी उस चीज़ का प्रैक्टिस करें, घर पे उस चीज़ की सेल्फ प्रैक्टिस करें, ठीक है? हमें बार-बार बच्चों को प्रेरित करना है और उनकी अशुद्धियाँ सुधारने के लिए हम उनको आश्वासन देना है कि अगर आप कुछ गलती करोगे, तो हम उसको सही करेंगे, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। क्लास के बाहर आपको प्रैक्टिस करनी है अलग से। फिर अगला है हमारा योग में अध्यापन साधन तथा इसका महत्व। तो यहाँ पे श्री कमेनियस ने कुछ कहा है, ये आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है? तो यहाँ पे साधनों के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं कि जैसे कान के लिए हमारा ग्रोमोफोन हो गया, रेडियो हो गया, आँख के जो हम देख सकते हैं उसमें सिनेमा आ जाएगा, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, हमारे मैप हो गए, चार्ट हो गए, ठीक है? जैसे आँख और कान दोनों, तो जिसमें
चलचित्र हो गया, दूरदर्शन हो गया, या फिर कोई गतिविधि करवा सकते हैं, जैसे हमने कोई शैक्षणिक दौरा या यात्रा करवा ली, जैसे बच्चों के होते भी है कि उनको ऐसी जगह पे ले जाया जाता है जहाँ पे उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। या अन्य तरीकों में क्या आ जाएगा इसके अलावा, हम उनको बुक्स के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, उनको यौगिक ड्रामा दिखा सकते हैं, समाचार पत्र के माध्यम से करवा सकते हैं। तो ये सारे हमारे आ जाएंगे जो हमारे टीचिंग एड्स होते हैं। ठीक है, फिर सभी संभावित चित्रों का उपयोग। आप सभी को पता है कि जो हम एक चित्र होता है उससे हम बहुत सारी चीजें फटाफट मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है कि अगर हम बहुत सारी उनको एक पैराग्राफ बता रहे हैं उसको उनको वो नहीं समझ आ रहा, लेकिन अगर हम उनको एक पिक्चर दिखा देंगे तो उसके माध्यम से वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे बस इतना सा बताया गया है कि हमें कुछ जगह पे चित्रों का इस्तेमाल भी कर लेना चाहिए। हम उसको क्लासरूम में भी रख सकते हैं, जो भी हमारा या फिर योगा हॉल है वहां पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके लाभ बताए गए हैं, अध्यापन साधनों के लाभ बताए गए हैं कि इससे क्या होता है कि हम जो हमारा पाठ है उसको जल्दी से सीख सकते हैं और प्रभावपूर्ण ढंग से सीख सकते हैं। प्रभावपूर्ण ढंग होगा हमारा कि बहुत लंबे समय तक हमें वो याद रहेगा और अच्छे से ही समझ आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा टीचिंग एड्स होते हैं, इससे जो हमारे छात्र हैं वो अभिप्रेरित होते हैं सीखने के लिए। ठीक है, छात्रों को व्यस्त रखते हैं, जिससे छात्र सोचना शुरू करते हैं। कुछ चीज उनको नहीं हमने टीचिंग एड बताई, क्लास में उससे पढ़ाने लगे तो छात्र उस चीज में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, और फिर क्या है कि इस माध्यम से जो ज्ञान प्रदान किया जाता है वो लंबे समय तक विद्यमान रहेगा, है ना। फिर है कि हाँ, प्रदर्शन तथा विभिन्न साधनों के कारण उपयुक्त विषय को छात्रों के लिए अधिक स्पष्ट किया जाता है। ये प्रदर्शन विधि हो गई या अन्य कोई भी साधन हो गए, तो वो इसलिए ही करवाई जाती है ताकि जो विषय है वो बच्चों को स्पष्ट हो जाए और पाठ का वांछित उद्देश्य पूरा हो जाता है। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टीचिंग के वो पूरे हो जाते हैं इससे, है ना। फिर छात्र ही सर्वोत्तम निर्णायक होते हैं कि साधन प्रभावशाली है या नहीं। ये हमें छात्रों से ही पता चलेगा कि जिस साधन का हमने उपयोग किया है वो प्रभावशाली है या नहीं, उनको उस चीज से समझ आया है या नहीं आया है। ठीक है, और इसलिए क्या होना चाहिए कि कोई भी जो हमारे टीचिंग एड्स है उसको तैयार करने से पहले हमें कुछ सिद्धांतों का पता होना चाहिए कि हमको कौन सी क्लास में कौन सा टीचिंग एड यूज करना है, किस प्रकार से किस छात्रों के सामने क्या इस्तेमाल करना है। ठीक है, फिर है कि हमें जो हमारे टीचिंग एड्स है वो कैसे चूज करने हैं, है ना। तो बहुत सावधानी पूर्वक हमें उस चीजों का चयन करना चाहिए और उससे सुपरिचित होना चाहिए। अब मान लीजिए हमको पढ़ाना है पीपीटी से बच्चों को, लेकिन हमको वो सिस्टम यूज करना ही नहीं आ रहा, तो ये तो सही नहीं होगा ना। तो मतलब सावधानी पूर्वक चयन करना है और हमको पता होना चाहिए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, और अध्यापक साधनों का प्रयोग करने में नवीनता होनी चाहिए। नवीनता का मतलब है कि जो क्योंकि ऐसा होता है कि नए-नए इन्वेंशंस होते रहते हैं ना, कुछ नया अपडेट होता रहता है। तो जो नई चीज़ें हैं, उन चीज़ों से हम लोगों को करवाना है और बहुत ज़्यादा साधनों का प्रयोग हम लोगों को टालना है। ऐसा नहीं है कि पूरे हम टीचिंग एड से करवा रहे नहीं है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है? और एक बार हम उसकी जाँच भी कर लेनी है। कक्षा में उसको प्रस्तुत करने से पहले हमें साधनों की जाँच कर लेनी है और उपयोग तभी करना है जब छात्र ग्रहण करने के लिए उसके लिए तैयार हो। ठीक है, सामयिक प्रयोग करना है और हम लोगों को तकनीकी रूप से वो उत्कृष्ट होने चाहिए और क्रमबद्ध रूप में उनको प्रस्तुत करना है बच्चों के सामने। ठीक है, और बच्चों के साथ उसकी चर्चा करनी है हम लोगों को लास्ट में कि आपको इससे समझ आया है या नहीं आया है। और मेन बात है कि इससे बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना है हम लोगों को। यहाँ पे बहुत सारे हमारे टीचिंग एड्स बताए गए हैं, तो उसको पढ़ लेना आप लोग खुद से। हाँ, बाकी थोड़े बहुत पॉइंट्स है कि नियमित रूप से अध्यापन साधनों का प्रयोग करना चाहिए, बीच-बीच में करते रहना चाहिए, है ना? जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि ब्लैक बोर्ड के साथ कम से कम एक स्टिक फिगर का उपयोग करना चाहिए, है ना? यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और है कि अध्यापक साधन अभिप्रेरक होते हैं, परंतु अध्यापकों का स्थान नहीं ले सकते। अध्यापक का अपना एक स्थान है ना? तो और कक्षा की पूरी अवधि तक अध्यापन साधनों को प्रदर्शित रखना चाहिए। अगर हमारी कक्षा 20 मिनट की है तो 20 मिनट तक की हमको उसको दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है पहले के 5 मिनट में करवा लिया फिर उसको छोड़ दिया, रख दिया कहीं,
पूरी कक्षा की समय अवधि तक उसको हमको रखना है, ठीक है। और छात्रों का ध्यान केवल विषय की ओर ही दिया जाना चाहिए, कौशलों को बेहतर तरीके से सिखाना है हमको। इससे क्या होता है कि हमारा अध्यापन का उद्देश्य पूरा होता है। यहाँ पे कुछ ऑडियो विजुअल एड्स बताए गए हैं, तो इसको भी आप खुद से पढ़ लेना। अगला है हमारा योग प्रशिक्षण में प्रश्न पूछने की कला और विज्ञान, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं कि जो एक प्रश्न पूछना है वो कला भी है और विज्ञान भी है। विज्ञान इसलिए क्योंकि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर चलता है, कला इसलिए क्योंकि कौशल्यपूर्ण काम है, क्योंकि एक होता है ना किस चीज की कला होती है लोगों में, है ना। तो इसलिए प्रश्न पूछने की भी एक कला होती है। प्रश्न उत्तर प्राचीन समय से चला आ रहा है, बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। इससे हमें ये समझ आता है कि हमने जो पढ़ाया बच्चों को वो उनको समझ आया या नहीं आया। और प्रश्न भी कई प्रकार के होते हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो कठिन प्रश्न होते हैं वो हमें ऐसे विद्यार्थियों से पूछने चाहिए जो थोड़े ज्यादा सक्षम होते हैं उसका उत्तर देने में, और जो सरल होते हैं वो थोड़े कम शिक्षित विद्यार्थियों से पूछनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको ऐसे हम प्रश्न पूछ ले जिससे बच्चे बिल्कुल डीमोटिवेटेड हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं पूछना हम लोगों को, ठीक है। प्रश्न अर्थपूर्ण हो और संदेह पैदा करने वाले ना हो, ये कुछ अर्थ हो उसका। ऐसा नहीं है कि बच्चों के मन में डाउट आ जाए उसके बाद हमने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कुछ उससे, ठीक है। विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछना है ना। सरल प्रश्न भी पूछना है और कठिन भी पूछना है, सभी प्रकार के पूछने हैं। फिर यहाँ पे ऐसे समझाने वाला है नहीं, तो इस स्लाइड को भी आप लोग पढ़ लेना खुद से, है ना। हम ये देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि प्रश्न पूछने का हेतु क्या होता है। हेतु यही होता है कि हमको बच्चे की क्षमता का पता चलता है, ये भी पता चलता है उसको पहले से कितना ज्ञान है, ये कितना उसको समझ आया है। पाठक और त्यागी जी द्वारा प्रश्न पूछने का हेतु बताया गया है। तो इसमें क्या बोलते हैं कि विद्यार्थियों को प्रेरित करता है और विषय की तरफ बच्चों का ध्यान खींचता है, बच्चों की रुचि भी बढ़ती है। और ऐसा होता है कि बच्चे खाली नहीं बैठते, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा कि ये वाला प्रश्न पूछा है सर ने तो या मैम ने, तो उसका क्या उत्तर होगा। बच्चे की क्षमता का भी हमें पता चलता है कि कौन से विषय में उसको रुचि है, ये हमें पता चलेगा। ये भी पता चलेगा क्या समझ आया क्या नहीं आया, और हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए या इसी चीज को फिर से करवाना चाहिए। और पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान मिश्रित करने के लिए भी, ठीक है। बच्चों को सोचने की आदत डालता है कि बच्चे सोचने पे मजबूर होते हैं, हम उनसे प्रश्न पूछेंगे तो वो सोचेंगे उस बारे में, ठीक है। और बच्चे की मुश्किल को समझने के लिए है कि बच्चों को किस जगह पे मुश्किल आ रही है, वो सारी चीजें पता चलती है। और हाँ, और अगर शिक्षक को प्रश्न अच्छे लगे तो वो समझ सकता है कि प्रशिक्षण सफलतापूर्वक हो गया है, ठीक है। या शिक्षक ने प्रश्न पूछे, बच्चों ने अच्छे से उत्तर दिया, या बच्चों ने ही कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जिससे शिक्षक को समझ आ रहा है कि हाँ इनको ये समझ आ गया है जो हमने करवाया है, ठीक है। और विद्यार्थियों को शिक्षण की सभी सीढ़ियों पर मदद करने के लिए और मस्तिष्क को सक्षम बनाने में से मदद मिलती है हम लोगों को। अब आते हैं प्रश्नों के प्रकार, पाठक और त्यागी जी द्वारा दिए गए हैं। पहले होते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न, यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। ये नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे हमें 1 से 2 पूछने हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि आसन से आप क्या समझते हैं। अगर मान लो आज हमको आपको करवाना है आसनों के बारे में, तो हम एक प्रस्तावना प्रश्न आपसे ही पूछेंगे कि आज हम आसन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों में से हमको बताइए कि आप आसन से क्या समझते हैं। फिर होते हैं हमारे प्रश्न बनाना, डेवलपिंग क्वेश्चन, कि जैसे मानव शरीर की जो हमारे पास मान लो हमने कोई चार्ट रखा है, तो इसमें हम पूछ लेंगे कि बच्चों बताओ इसमें कितने आपको बॉडी पार्ट्स दिख रहे हैं और उनका कार्य क्या क्या है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न। इसका उदाहरण ऐसे है कि जैसे नाड़ियों की व्यवस्था और प्राणायाम का क्या संबंध है। इसमें क्या होता है कि बच्चों से मतलब ये इसीलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चों में नए विचार उत्पन्न हो सके, ठीक है। ये 3 हो गए। चौथा हमारा कुछ समस्या वाले प्रश्न है, ये 5वां है बोध कराने वाले, और छठा तुलनात्मक, ठीक है। कुछ समस्या वाले प्रश्न में कि थोड़ी कुछ जैसे बच्चों को ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, कि जैसे अगर ये छोड़ो अगला देखते हैं कि जैसे प्राणायाम श्वास प्रश्वास से या नाड़ी संस्थान से संबंधित क्यों है, ठीक है। कुछ समस्या आ रही है जिसमें बच्चों को ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है। फिर होते हैं बोध कराने वाले प्रश्न, ये 5वें है। चौथा हमारा समस्या वाले है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, कि जैसे
हम आसन के सिद्धांतों को क्यों अपनाएं या आसनों को कैसे किया जाना चाहिए। उसके बाद तुलनात्मक कंपैरेटिव समझ आ रहा है कि जिससे 2 चीज़ों के बारे में हमको अंतर पता चले कि आसन और व्यायाम में क्या भिन्नता है। ये हमारे कंपैरेटिव टाइप हो जाएंगे। ये 7वें प्रकार के हैं हमारा सारांश प्रस्तुत करने वाले, कि ऐसे हमें प्रश्न पूछना है कि जिससे जो हमने आज करवाया उसका पूरा सारांश मिल जाए, कि जैसे आसन और प्राणायाम को हम क्यों करते हैं, ठीक है? ये इसे सारे उदाहरण बताए गए हैं। फिर है कि अच्छे प्रश्नों के क्या आधारभूत गुण होते हैं। तो इसमें है कि विद्यार्थियों की आयु और लिंग के हिसाब से हमको प्रश्न पूछने हैं। ये हमने पहले पढ़ लिया, कठिन प्रश्न बड़े से और कमजोर थोड़े कमजोर छात्रों से थोड़े सरल। भाषा सरल होनी चाहिए प्रश्न की, और बहुत ज्यादा कठिन शब्दों का इस्तेमाल हम लोगों को नहीं करना है। प्रोत्साहन देने वाले होने चाहिए क्वेश्चन, और सभी विद्यार्थियों से हम लोगों को पूछना है। 1-2 से ही नहीं पूछना है कि जो हर रोज उत्तर देते हैं उन्हीं से हम रोज पूछे जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अर्थपूर्ण भी होने चाहिए और विषय के अनुरूप होने चाहिए। इम्पोर्टेंट बात है, विनम्रता पूर्वक पूछने हैं बच्चों से प्रश्न। फिर है ऐसे प्रश्न, मतलब ऐसा नहीं करना है क्योंकि किसी विद्यार्थी पर बिल्कुल हमला कर दिया, उसको परेशान कर दिया कि हमको पता है उसको नहीं आ रहा, जबरदस्ती उससे पूछे जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये गलत व्यवहार हो जाएगा। जल्दबाजी में भी नहीं पूछने हैं, और सोचने के लिए बच्चों को समय देना है थोड़ा। बार बार नहीं पूछना है एक सा। अगर आपको मान लो बच्चे को वो समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा वाक्य बदल कर, अपने शब्दों को बदल कर प्रश्न पूछने हैं, ठीक है? हाँ या ना वाले प्रश्न नहीं पूछने, क्योंकि वो अस्पष्ट होते कि हमने कोई पूछा बताओ ऐसा है या नहीं, तो ठीक है जिसने बता दिया, लेकिन बाकियों को लिए तो वो स्पष्ट नहीं हुए ना कि ऐसा क्यों है या ऐसा क्यों नहीं है। और केवल प्रश्न करने के लिए प्रश्न नहीं करने हैं, हमें इसलिए प्रश्न करने हैं ताकि हमें बच्चों की एबिलिटी का पता चल सके, ठीक है? अपूर्ण प्रश्न नहीं पूछने, पूरा प्रश्न पूछना है, ठीक है? फिर है, बाकी तो इसमें वही जनरल सी बातें दी गई है, ये आप लोग देख लेना खुद से, है ना? अगला हमारा चैप्टर है लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमें कोई चीज़ पढ़ानी है तो उससे पहले हमको एक पूरा प्लान बनाना पड़ता है, ठीक है? तो इसके जो पाठ नियोजन है, इसके कुछ लाभ बताए गए हैं, है ना? नेहा जी कुछ बोल रही है आप? जी मैम, मेरा ना एक डाउट था प्रश्न में ही हाँ जी। कि जैसे हमने प्रश्नों के प्रकार पढ़े तो उसमें हमने पढ़ा प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्टरी और लास्ट में सारांश यानी पाठ के अंत में। तो मेरा डाउट ये है कि प्रश्न पूछने कब चाहिए? जैसे कि हमें पैटर्न में लगाना था ना सीरीज में कि प्रश्न पूछने कब चाहिए, तो थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। अच्छा, देखो, प्रश्न पूछने वाला ऐसा होता है ना, क्योंकि जो प्रस्तावना प्रश्न होगा ना, तो वो हम पहले ही पूछेंगे, और जो सारांश वाले होंगे वो लास्ट में पूछेंगे। बाकी जो इसमें जी, ये अलग-अलग तो मुझे क्लियर है। हाँ, हुँ, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा था, आपने भी पूछा था और वैसे तो उसका आंसर आ ही गया था कॉमन सेंस से, लेकिन ना मुझे स्लाइड में कहीं नहीं मिला कि प्रश्न पूछने कब चाहिए। अच्छा, तो ये मैं आपको समझ रहे हो लास्ट में मैं क्या बताऊँ? कहना चाह रही हूँ? हाँ, 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 मैं समझ गई। तो ये मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, ये कंप्लीट करते हैं पहले, ठीक है? ओके। हाँ जी। हाँ, तो अगला है हमारा लेसन प्लानिंग, ठीक है? तो इसके जो लाभ बताए गए हैं वो क्या है? तो इससे क्या होता है कि जो हमारे अध्यापक होते हैं उनको विचारों को गठित करने में सहायता मिलती है, कि जो हमको पढ़ाना है तो हमने उसका पूरा एक इकट्ठा बना दिया, लेसन प्लान बना दिया, तो हमें पता है कि हमें आज ये करवाना है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठीक है? अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है और मार्ग विचलन से बचता है। मार्ग विचलन क्या होगा यहाँ पे, कि उनको अपने दिमाग में सब कुछ क्लियर होगा कि आज यही करवाना है, मतलब यही करवाना है। ऐसा नहीं है पहले वो आसन के बारे में बताने लग गए फिर ध्यान पे पहुंच गए, नहीं, ये सारा उनके दिमाग में क्लियर हो जाता है पहले से। और इससे क्या होता है कि उद्देश्यों को मन में रखने में सहायता मिलती है, कि जो हमारे उद्देश्य है कि आज की क्लास में बच्चों को ये चीजें आ जानी चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठीक है? आवश्यक सामग्री की उपलब्धता पक्की हो जाती है, मतलब जो सामग्री चाहिए होती है, आवश्यक सामग्री, वो हमें पहले से पता चल जाता है कि हमको क्या-क्या चाहिए। फिर है आगे कि अंत समय में पर्याप्त सामग्री को ढूँढने के लिए भाग-दौड़ से हम बच जाते हैं, कि ऐसा नहीं है कि हमने लेसन प्लान बनाया ही नहीं, फिर हमको पता चला कि ओह! आज तो ये वाला करवाना है, हमारे पास सामग्री नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता। पहले से बना के रखेंगे
तो बच्चों हमें टीचर्स को पता रहेगा कि ये चीज़ चाहिए तो हम उसको पहले से अपने पास रख लेंगे और भविष्य की योजनाओं के लिए सहायता होती है इससे। अच्छी पाठ योजना के कुछ आवश्यक गुण बताए गए हैं कि कैसा होना चाहिए कि उपयोग से कुछ समय पूर्व ही इसको बनाना है, स्पष्ट होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनका ध्यान रखना है हम लोगों को, ठीक है। और इसमें कुछ बातें और होनी चाहिए कि पाठ के उद्देश्यों का कथन होना चाहिए कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स वो क्लियर होनी चाहिए इसमें पहले से। क्रियाओं और अनुभवों का क्रमबद्ध कथन कि जो भी हमें करनी है उसका एक सीक्वेंस बनाना है, पहले ये पढ़ाना है फिर ये पढ़ाना है। आवश्यक सामग्री जो चाहिए हमको नीति करवानी है, हमें सूत्र नीति चाहिए तो उसकी लिस्ट एक उसमें होनी चाहिए। और प्रयुक्त क्रियाविधि का विवरण कि जो भी क्रियाविधि है वो सारी उसमें लिखी होनी चाहिए और पूर्व और पश्चात योजनाओं को जोड़ने का प्रावधान उसमें होना चाहिए कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कल हम क्या पढ़ेंगे, ऐसा कुछ होना चाहिए उससे कि जिससे वो आपको जुड़े हुए लगे। ऐसा नहीं लगे कि कल तो हमने कुछ और ही विषय पढ़ा था, आज हम कुछ और ही पढ़ रहे, नहीं, वो थोड़े जुड़े लगने चाहिए हम लोगों को। फिर है पाठ के अंत में अध्यापक द्वारा की गई टीका टिप्पणी देने का प्रावधान भी होना चाहिए कि पाठ के अंत में क्या-क्या हम लोगों को कुछ पॉइंट्स बताने हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए लेसन प्लान में, ठीक है? फिर आता है हमारा कि जो हमारा यौगिक पाठ है उसके लिए कुछ संकेत दिए जा रहे हैं। अब हम लोग क्योंकि योग के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका उस लोगों को उस चीज़ को हमें कैसे पढ़ाना है, कैसे शुरुआत करनी है, उसके बारे में बोला है यहाँ पे, ठीक है? तो सबसे पहले वातावरण का निर्माण करना है कि शांतिपूर्ण वातावरण में होना चाहिए, प्रार्थना करनी है, हम सबको पता है, हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है? उसके बाद इंट्रोडक्शन देना है हम लोगों को। इसको हम 2 भागों में बाँट सकते हैं, पहला तो ओरली दे देंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएँ बोल के बता देंगे और फिर थोड़ा डेमोंस्ट्रेट भी कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए डेमोंस्ट्रेशन करेंगे? ताकि जो हमारा पाठ है, जो हम आगे करवाने वाले हैं, वो रोचक बने और बच्चों को इससे प्रेरणा मिले कि देखो ये हमें भी करना है, ठीक? फिर प्रदर्शन करना है, प्रदर्शन कौन करेंगे? पहले टीचर्स करेंगे। वातावरण का निर्माण हो गया, इंट्रोडक्शन दे दिया, प्रदर्शन कर लिया। फिर क्या करना है? अभ्यास का विश्लेषण करना है। जो अभ्यास किया है टीचर ने उसका क्या है एक विश्लेषण पूरा उनको बताना है बच्चों को, ठीक है? फिर है बच्चों को सेल्फ प्रैक्टिस के लिए टाइम देना है कि टीचर ने वो उनको करवा लिया है, उसका पूरा विश्लेषण कर लिया है, तो क्या करना है कि बच्चों को इच्छा उत्पन्न होगी कि उनको खुद से करना है, तो उस चीज़ के लिए बच्चों को टाइम देना है, ठीक? फिर आता है हमारा समूह अभ्यास। उसके बाद हमें क्या करवाना है? एक ग्रुप प्रैक्टिस करवानी है, बच्चों को ग्रुप प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है? फिर ग्रुप प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद जहाँ पे गलतियाँ हो रही है, कहाँ पे अशुद्धियाँ है, उस चीज़ को सुधारना है, वो बताना है, ठीक है? फिर जो निर्देशन कार्य है, इसमें यही चीज़ आ जाती है कि जब कोई ग्रुप प्रैक्टिस चल रही है, तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि सारे बच्चों की क्षमताएँ अलग-अलग होती है। हमें ध्यान देना है कि हम ऐसा ना करवाएँ कि कुछ बच्चे उस चीज़ को ज़बरदस्ती उनको करना पड़े और उनको इंजरी हो जाए, ऐसा नहीं करवाना है। बीच-बीच में निर्देश देते रहना है हमको। फिर प्रदर्शन पुनरावृत्ति करनी है कि हमको दोबारा से बताना है, जो प्रदर्शन है, जहाँ गलतियाँ रह रही है, जो सही हो रहा है, सारा चीज़ उनको बताना है और जहाँ-जहाँ पे उनको ज़रूरत है स्पष्टीकरण की, वो भी उनको क्लियर करवाना है, ठीक है? प्रदर्शन पुनरावृत्ति हो गई, फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर दोबारा से हमको ग्रुप प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है? फिर से प्रदर्शन, पुनरावृत्ति, ये अध्यापक द्वारा होगी और जो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो बच्चों को बताए जाएँगे और ये सारी करने के बाद, क्रियाएँ करने के बाद उनको विश्राम के लिए हमें समय देना है, ठीक है? उसके बाद आता है यौगिक पाठ को कार्यान्वित करने में स्पष्ट तथा पूर्ण प्रक्रिया में कुछ बातें होती है। सबसे पहले यही है प्रार्थना करनी है हम लोगों को, उसके बाद शाब्दिक प्रस्तावना देनी है, फिर यौगिक अभ्यासों का प्रदर्शन करके उनको एक चित्र प्रस्तुत करना है ना? उसके बाद जो हमारा सारा कार्य है, जो भी सारी प्रैक्टिस है, उसको छोटे-छोटे भागों में उसको एनालाइज़ करवाना मतलब एनालाइज़ करना है, ठीक है? फिर है कि बच्चों को भी अभ्यास करने के लिए पर्याप्त हमें समय देना है, सामूहिक अभ्यास करवाना है, त्रुटियों का पता लगाना है और उसको सुधारना भी है,
ठीक है। कार्य का पुनर्विश्लेषण करना है हम लोगों को। सॉरी। और क्या करना है? महत्वपूर्ण तथ्यों पर बल देना है। ठीक है। और जितने भी हमारा अभ्यास है उसकी जो जितने भी मतलब सीक्वेंस होता है उसकी उसका हमें पूरा स्पष्टीकरण देना है और पूरा प्रदर्शन करना है। समूह द्वारा फिर से अभ्यास होना चाहिए और उसमें क्या है? प्रदर्शन, चर्चा। अगर संपरिवर्तन की आवश्यकता हो तो जो अल्पक्षम छात्र होते हैं जिनको थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा समय लगता है तो उनके लिए हम लोगों को दोबारा से अगर उनको दिखाना पड़े करके तो वो भी हम कर सकते हैं। सबसे लास्ट में शवासन करना है। और क्या है कि जो अध्यापक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जो हमारी ये बातें दी गई है ना, ऊपर जितनी भी बातें दी गई है कि इसका उसने कितना उपयोग किया है। और अध्यापन वैसा ही होगा जैसे हम करवाएंगे। अगर हम बहुत अच्छे से करवाएंगे तो बच्चे अच्छे से समझेंगे, नहीं अच्छे से करवाएंगे तो उतने अच्छे से शायद वो ना समझ पाए। फिर आता है यौगिक पाठ के 2 प्रकार बताए हैं। एक है नए सिरे से शुरू अभ्यास और दूसरा अभ्यास सत्र। तो जो सबसे पहला है नए सिरे से जो शुरुआत है वो उनके लिए है जिनको शुरू से करना है, मतलब जो पहली बार कर रहे हैं। जो दूसरा अभ्यास सत्र है उसमें प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को जो हमने पहले कर लिया है। ठीक है। फिर क्या है? इसमें ज़्यादा कुछ ऐसी बात नहीं है, इसमें वही बोलते हैं कि किए गए योग अभ्यासों के समूह होते हैं कि जितने भी हम योगाभ्यास करते हैं उसके समूह होते हैं और ज्ञात क्रिया विधियों में से अर्थपूर्ण अभ्यास चुने जाते हैं कि जो थोड़े अर्थपूर्ण है उन चीज का ही हमको अभ्यास करना है। प्रगमन के सिद्धांत पर आधारित एक क्रम है कि इसमें प्रोग्रेस होती रहती है कि आज हमने कुछ किया उससे ज्यादा हम कल सीखेंगे तो धीरे धीरे सीखते रहते हैं, हमारी प्रोग्रेस होती रहती है ना। फिर है यथासंभव योग अभ्यासों के विविध समूह अधिकाधिक अधिकाधिक लाभ होने की दृष्टि से तान शिथिलीकरण और विधियों का ध्यान का उपयोग रखकर चुने जाते हैं कि जितने भी हम योगाभ्यास चुनते हैं उसमें सभी प्रकार के आते हैं कि हम ध्यान वाले भी करेंगे, रिलैक्सेशन वाले भी करेंगे, तो उस प्रकार से हम चूज करते हैं। ठीक है। अभ्यास पाठ हमें पूर्व में प्रस्तुत प्रकार के अनुसार शांतिपूर्ण वातावरण से हम लोगों को प्रारंभ करना है। लास्ट में शवासन करवाना है या ध्यान करवाना है और उसके बाद क्या करना है कि लास्ट में हम लोगों को फिर से क्लोजिंग प्रेयर करवाना है। ठीक है। फिर है ध्यान पाठ के संचालन हेतु कुछ संकेत। अगर हमें ध्यान करवाना है तो उसके लिए कुछ संकेत बताए गए हैं, है ना। इसमें ध्यान का इंट्रोडक्शन है तो ये पढ़ लेना आप लोग कि ध्यान मानसिक युक्ति है, जो जो सारी चीजें हैं वो सारी इसमें बताई गई है। ध्यान की क्रिया विधि बायोफीडबैक क्रिया विधि और शिथिलीकरण विधियों से संबंधित है। शिथिलीकरण हमारा रिलैक्सेशन आ जाएगा, बायोफीडबैक विधियां वो आ जाएगी कि जैसे कि हम ध्यान के द्वारा अपने कुछ जो हमारे कह सकते हैं क्रियाएं होती है उनको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। विशेषता दी गई है ध्यान की कि इससे शरीर और मन को गहरा विश्राम मिलता है और 30 मिनट से अधिक ध्यान अगर हम कोई करता है तो उससे इतना ग्रहण होता है हमारा प्राणवायु जितना 6 से 8 घंटों की नींद से होता है, इतना ज्यादा इसका महत्व है। फिर है इससे हृदय गति और श्वसन गति घटती है, पैरासिम्पैथेटिक प्रभाव की ओर झुकाव हो जाता है और दुश्चिंता घटती है। फिर है ध्यानावस्था में ईईजी में ऊंचे अल्फा हो गई, अल्फा एवं बीच बीच में थीटा तरंगे हम लोगों को दिखाई देती है। हमने ब्रेन वेव्स पढ़ी होगी साइकोलॉजी में, तो वो है कि अगर हम ध्यान करते हैं उसमें अल्फा भी आती है और बीच बीच में थीटा तरंगे भी हमारे ब्रेन में दिखती है। ठीक है। शरीर क्रिया की दृष्टि से ध्यान को जागृत अल्प और चयापचयात्मक अवस्था कहते हैं और नियमित अभ्यास करने से जो हमारे आचरण में परिवर्तन आता है। अगर हम ध्यान नियमित करते हैं तो उससे परिवर्तन आता है और अच्छा परिवर्तन आता है। सावधानियां कुछ बताई गई है इसकी कि 20 से 30 मिनट के लिए भी सभी व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकते। ठीक है। तो हमको बहुत ज्यादा ध्यान का अभ्यास नहीं करवाना है, कोशिश करनी है कम समय से शुरू करें। ठीक है। और क्या है कि अधिक अभ्यास से अधिक लाभ का सिद्धांत यहाँ पर लागू नहीं होता कि जैसे हमने आश्रम में देखा था, तुम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं उतनी ज्यादा
सक्षम हो रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमें बेशक कम समय के लिए ही करवाना चाहिए। ठीक है, लंबी ध्यानावस्था द्वारा कुछ कठिन संवेगों से मुक्ति हो सकती है ना। प्रतिकूल मनोविकार युक्त व्यक्ति में ध्यान के अभ्यास से मनोविक्षिप्त घटनाएं अविक्षेपित हो जाती है। कि अगर प्रतिकूल मनोविकार हमारा हो गया, कि अगर किसी व्यक्ति में मतलब अलग गलत प्रकार के विचार आ रहे हैं, तो ध्यान के माध्यम से वो थोड़ा कह सकते हैं कंट्रोल हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक कि स्वस्थ और स्थिर लोगों में भी लंबी ध्यानावस्था कराना बुद्धिमानी नहीं है। अगर कोई स्वस्थ है, जो तो थोड़ा बेचारा बीमार है, उसको तो वैसे ही नहीं करवाना है, लेकिन अगर कोई स्वस्थ है, उसको भी हमें लंबे समय तक नहीं करवाना है। फिर है ध्यान को कैसे सिखाना है। मधुर स्वर होना चाहिए, सरल क्रियाविधि होनी चाहिए और शांत वातावरण होना चाहिए। ठीक है, फिर है ध्यान को यांत्रिक क्रियाविधि से प्रस्तुत करने की अपेक्षा सहभागियों को ध्यान में मनोभाव में लाकर उसकी व्यक्ति क्षमता अनुसार समय निर्धारित करना चाहिए। इसमें भी हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना है, सभी को अपनी क्षमता अनुसार करवाना है। ठीक है, और क्या करना है कि इनको यौगिक अभ्यासों के साथ में ही करना है, जिससे बहुत ज्यादा प्रभावी हो वो और कम हानिकारक हो। ठीक है, फिर सुखद और सीधी शरीर स्थिति में, जिसमें ग्रीवा, गर्दन, सिर और रीढ़ सीधा हो, श्वसन किया जाता है, ऐसा ध्यान अभ्यास में सहायक होता है। क्योंकि हमने ध्यानात्मक आसन पढ़े थे, तो उसकी यही एक विशेषता थी कि जो हमारा शरीर, गर्दन है, वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, सुखद स्थिति होनी चाहिए, स्थिर स्थिति होनी चाहिए। फिर हम अध्यापक द्वारा स्व मूल्यांकन, अपना मूल्यांकन कैसे करेंगे अध्यापक। ठीक है, फिर है कि अगर कोई अध्यापक किसी क्रिया को एक जैसे ढंग से सिखा रहा है ना, तो कुछ टाइम के बाद वो उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है बच्चों का उसमें। ठीक है, फिर है क्रियाओं में उचित परिवर्तन और उन्हें उचित ढंग से प्रस्तुत करने पर आधारित अध्यापक द्वारा स्वयं अध्यापक का निरंतर मूल्यांकन करना है। कि जो भी हमने क्रियाविधि कराई, आज हमने इस क्रियाविधि से करवाया, तो टीचर को अपना भी मूल्यांकन करना है, स्वयं से प्रश्न पूछना है टीचर्स को कि क्या उन्होंने पर्याप्त समय दिया है लेसन प्लान करने के लिए, या क्या जो छात्र है वो उत्साहपूर्वक अनुक्रिया करते हैं, कि जो हम उनको करवाते हैं उसमें उनमें उत्साह होता है उस चीज को करने के लिए, या उसके अध्यापन में कुछ नए अनुभव आए हैं, कि ये जो विभिन्न प्रकार की विधियां, इससे सुधार हो सकता है। और जो पिछड़े छात्र इससे हम ऐसे समझेंगे कि जिन छात्रों को थोड़ा ज्यादा समय लगता है ना सीखने में, वो आएंगे पिछड़े छात्र, कि हमने उन लोगों पर पर्याप्त समय और ध्यान दिया है, और क्या जो छात्र है वो अपने मतलब सुधार हो रहा है उनमें। ये सारी चीजें जो है ना, ये अध्यापक को अपने से पूछनी है, अपना मूल्यांकन करना है। ठीक है, पर यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, ये बस एक लेसन प्लान बताया है इसमें, इतना ही है ये। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। कोई कुछ कह रहे हैं? मैम ये ध्यान की विशेषताओं में जो ईईजी वाला पॉइंट था ना, वो समझ में नहीं आया। ईईजी वाला, एक मिनट। हाँ, हो रही है, मेरी स्क्रीन शो हो रही है। यस मैम। ईईजी की फुल फॉर्म पता है आपको? इलेक्ट्रोएन्फेलोग्राम होता है ना। तो इसमें हम पता क्या, इसमें हम देखते हैं कि हमारे जैसे हम मान लो कोई सो रहा है या कोई कुछ कार्य कर रहा है, तो इस पे हम ये देखते हैं कि उस समय पर हमारी मतलब हमारे जो मस्तिष्क है उसमें कौन सी वेव्स उत्पन्न हो रही है। तो इसमें यही है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमें उस पे पता चलता है कि इसमें बीच बीच में हमारे ब्रेन में अल्फा वेव्स भी आती है और थीटा वेव्स भी आती है, या जैसे निद्रा के समय में हमारी तरंगे उत्पन्न होती है ना दिमाग में, वो बताया गया है कि ध्यान के समय में हम इस प्रकार की ब्रेन वेव्स उत्पन्न होती है, जो हम ईईजी के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, यस मैम। और इसके बाद वाला जो 6 नंबर का पॉइंट है वो क्या बोल रहे हैं? 6 वाला है, एक मिनट।
इसकी मुझे इंग्लिश पता नहीं है पूरी की क्या होगी। अल्प चयापचयात्मक अवस्था, लेकिन मेटाबॉलिज्म होगा ना। मेटाबॉलिज्म होगा ये। अच्छा हाँ, तो इसका यही है कि जो हमारी शरीर क्रिया की दृष्टि से है, तो ध्यान को हम जागृत अल्प मेटाबॉलिज्म अवस्था कह सकते हैं, ऐसा कुछ होगा। इसका मुझे अभी क्लियर नहीं है ज्यादा। ठीक है, किसी और को पता है तो आप बता सकते हो। इसको देख लेंगे, इसको बाद में बता दूंगी पूजा जी, ठीक है। अभी मुझे ओके इसका मैम, नहीं। ठीक है। हाँ ठीक है। इसमें ऐसा बताया होगा मैम कि इसमें मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है। जैसे हम लोग जब सोते हैं तब, पर ध्यान के समय हम जागते रहते हैं, सोते तो नहीं है। जैसा एक इसमें बताया था कि जो जब मतलब आधा घंटे का ध्यान हमारे 7-8 घंटे की नींद के बराबर होता है, उसी से रिलेटेड होगा ना मैम ये, कि जब मतलब जागृत तो रहते हैं पर इसमें हमारा चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म हमारा थोड़ा स्लो हो जाता है। हाँ ऐसा हो सकता है। हाँ ऐसे ही कह रहे हो आप। थैंक यू मेघा जी। पूजा जी समझ आ गया आपको? यस मैम। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं।